ओके, गुड। अच्छा, आज का लेक्चर हम करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम याद है क्या पढ़ा था? जी मुबश्शिर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो हेलो, आवाज क्लियर है मुबश्शिर? ओके, आप लोगों को मैं एक दफ़ा रिवाइज बताता जाऊँ कि पेपर जो हमारे होंगे उनका पता चल गया, वो ग्रुप में भी डिस्क्राइब कर दिया है। हमारा इंशाल्लाह मिड टर्म नहीं है, मैं समझ। हेलो हेलो हेलो। ओके, गुड। हेलो जी जी। जी, बस ठीक है, आज नेटवर्क का इशू आ रहा था। अच्छा ठीक सर है। आवाज कट हो रही। जी जी, अभी सेट हो गया वो। अच्छा, अभी लास्ट टाइम मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे जो मिड टर्म और फाइनल कंबाइनली 18 मार्क्स का पेपर होगा, वो भी यूनिवर्सिटी में होगा। तो मेक श्योर कि आपके अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें। अगर कोई भी इशू हो तो ग्रुप वगैरह में या वैसे भी मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि चीज़ों को बेहतर सर समझ सकें। आवाज कट हो रही है सर, आवाज बहुत कट हो रही है सर। एक मिनट। हेलो, अब आवाज़ क्लियर है? जी सर, अब क्लियर आ रही है सर। ओके, गुड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारा पेपर होंगे वो अल्लाह खैर करे 80 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का यूनिवर्सिटी में होगा। तो मेक श्योर करें कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझें। अगर ऑनलाइन की वजह से कोई भी इशू आ रहा है, मुझसे आवाज़ क्लियर नहीं है या कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप ग्रुप में मुझे वॉइस मैसेज कर लिया करें, ताकि मैं उसका फिर आपको उस तरीके से समझा सकूं। अच्छा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको वीडियो स्नैप्स और इस तरह की चीज़ों से एक विजुअल इम्पैक्ट से भी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर फिर भी आप खुद भी थोड़ी सी चीज़ें सर्च करें। मैं चीज़ें गूगल क्लासरूम में शेयर भी कर रहा हूँ, वो वीडियोस वगैरह जो रिलेवेंट हैं, जो एक विजुअल चीज़ों को समझने के हवाले से। ठीक है, जी तो सर। ये थोड़ी सी फट आपको खुद भी करनी पड़ेगी और बाकी मैं आपको हेल्प करने के लिए होता हूँ। अच्छा, क्विज हो गया प्रॉपर तरीके से, सही समझ में आ गया था? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, सो अब इंशाल्लाह आज मैं असाइनमेंट दूंगा, जो कि आपको मिल जाएगा असाइनमेंट तकरीबन 4-5 बजे, 5 क्लास के बाद जो हम आपको असाइनमेंट दे दूंगा। सो असाइनमेंट एलएमएस पे सबमिट होगी। जो टाइम है असाइनमेंट सबमिशन का वो सैटरडे को रखा है। ठीक, तो जी सर। इंशाल्लाह चीज़ों को कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सो अच्छा हमारा सर, वो सर ये एग्जाम यानी कि कैसा होगा, यानी मिड फाइनल सा जैसे साथ लेंगे ये? 3 आवर्स का एक ही पेपर होगा, बस इसके मार्क्स 80 मार्क्स होंगे, तो जाहिर बात है पेपर के क्वेश्चंस भी उस हिसाब से वेटेज होंगे। ठीक है। अच्छा सर, यानी कि क्वेश्चंस का सर कुछ बता सकते हैं आइडिया कि मतलब कितने आ सकते हैं, जैसे वो कितने पेपर यानी कि मिक्स होगा? मतलब न्यूमेरिकल्स और आपके थ्योरी मिक्स ही होंगे, मगर मोस्ट प्रोबेबली कि आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पेपर जो है न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, सब्जेक्ट है। सो मैं आपको जी सर। कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूँ, पेपर क्वेश्चन दे भी रहा हूँ, यहाँ पे जी समझा भी रहा हूँ, और असाइनमेंट में भी दूंगा, और कुछ प्रैक्टिस के लिए बुक्स भी दी हैं उनसे भी मैं करना है, असाइनमेंट भी आपको मिलेगी। तो मिलजुल के जी जो सर। चीज़ों को करना है, आप लोगों को सारी चीज़ों को साथ स्टडी करते जाएं। ठीक है। जी सर। ओके, गुड। अच्छा, अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था डेप्थ में, एक
पावर फैक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और पावर फैक्टर में लीडिंग लेगिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आइडियल कैपेसिटर और इंडक्टर का क्या इम्पैक्ट होता है, और 3 टाइप्स के जो रेजिस्टर आपके पास लोड्स थे, उन चीज़ों को हमने चीज़ों को समझा था। ठीक, अब मैं थोड़ा सा ये क्विक रिव्यू करूं कि फेज है क्या। फेज एक्चुअल में सॉरी, ये पावर फैक्टर क्या चीज़ है। पावर फैक्टर एक्चुअल में क्या था, आपके वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस था, उसको हम कह रहे थे कि ये हमारा पावर फैक्टर है। ठीक है, 3 टाइप्स के पावर फैक्टर्स होंगे। यूनिटी एक तो मतलब रेजिस्टिव लोड के लिए होता है, जिसमें आपके करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, वो हमेशा 0 होता है। तो क्योंकि जो पावर फैक्टर एक्चुअल में जो कॉस ऑफ द एंगल है, मतलब कोसाइन लेते हैं हम, जो कि वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसका। ठीक, तो उस चीज को हमें समझा था। फिर मैंने पावर ट्रायंगल के बारे में आपको बताया था। पावर फैक्टर में हमने क्या चीज की थी कि पावर ट्रायंगल का जिक्र आया था। ठीक है, पावर ट्रायंगल में क्या था कि अगर हम उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो फेजर डायग्राम, क्योंकि इस सब्जेक्ट ये ENA जो है ना, इसका प्रीरेक है, तो ENA में आप फेजर सर्किट एनालिसिस पूरी करके आए तो आपको आइडिया होगा कि फेजर डायग्राम क्या चीज होती है। इसमें हम करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेजेस होते हैं, फेज रिलेशनशिप होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। ठीक, तो उसमें आप लोग यकीनन ये पढ़कर आए होंगे, तो आपको आइडिया होगा फेजर डायग्राम क्या है। जी सर। ठीक है, तो जो एक ट्रायंगल जिसको हम कहेंगे फेजर ट्रायंगल, उसमें क्या एक्चुअली में हो रहा था कि आपके पास 3 टाइप्स के पावर आ जाते हैं। एक रियल पावर, दूसरा रिएक्टिव, तीसरा दोनों का सम जो है, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। अच्छा, फिर इनकी इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन आ गई है रियल पावर जो है, जिसको हम P करते हैं, और रिएक्टिव पावर को Q से शो किया जाता है। P इज इक्वल टू जो आपके पास जो Q, और तीसरा जो आपका है वो है अपेरेंट पावर, जिसको S से शो किया जाता है। ठीक है, इनका आपस में रिलेशनशिप यूजिंग दिस इक्वेशन था, जो कि हमने पढ़ा, P इज इक्वल टू V cos थीटा। ठीक, सो ये हमारा हो गया था उसमें। अच्छा, उसी में फिर हमने देखा था लीडिंग करंट का वो क्या होता है, KVR, जो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला इसी ट्रायंगल से। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये डायग्राम ध्यान में रख लेना, तो आपको ये फॉर्मूले है ना, उसको याद रखने की बेशक इतनी जरूरत नहीं है। ये मतलब कंफ्यूजिंग शायद लगे हो, मगर एक चीज ध्यान में रखो कि जो आपके पास रियल पावर होता है वो बेस में होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है, और जो आपका इन दोनों का जो हम करते हैं ना रिजल्टेंट निकालते हैं, जो हम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़कर आते हैं, जो आप वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते हैं, तो समझो कि ये रिजल्टेंट होता है, ये इन दोनों का एक्चुअल में सम होता है। इसको हम सम कहते हैं, या मतलब इन दोनों का कंबाइन मिला के जो पावर बनता है, इसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर, जिसको यहाँ पर आता है। अगर ये याद रख देंगे ना, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी बाकी फॉर्मूले निकालने में। फॉर सपोज आपको एंगल दी हुई हो, और आपको पता है कि कास किसके बराबर होता है। कास की याद है ट्रायंगल में, कास, साइन और टेन, इसके रिलेशन क्या होते हैं, ये एंगल होते हैं ना ट्रायंगल में। जी ट्रायंगल सर। में 3 चीजें होती हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो साइन कॉस टेन को हम किस तरह निकालते हैं, याद है? साइन किसके बराबर होता है? सर कॉस। साइन कॉस के बराबर है, तो फिर कॉस क्यों है? फिर एक ही चीज होनी चाहिए, साइन और कॉस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना यकीनन फर्स्ट ईयर इंटर में। देखो ये एक जी सर। चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसे नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा उसका कोई रिलेशन नहीं है, बस खत्म तो खत्म। मैथ रियल लाइफ में इस तरह नजर नहीं आती अलग अलग, मगर हर चीज में मैथमेटिकल रिलेशंस तो है ना। तो जी साइन और कॉस का क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर याद हो कुछ, जी 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 सर। जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये होता है, और फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन हो जाता है। ऐसे ही कुछ। अब आप नोट करें यहाँ पर, ये आपके सामने है ये फॉर्मूला। अब मैं इसको निकालता हूँ उस एंगल से। कॉस किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है,
KW, ऐसे ही है। जी सर। अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, KVA आ गया। ठीक है, इसमें जी मुझे सर। अगर फॉर सपोज KW चाहिए तो KW इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो cos मल्टीप्लाई बाय KVA, ऐसे ही है। और ये नोट करो, ये फार्मूला ये है, चेक करो नीचे वाला ये वाला फार्मूला, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही। ठीक है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक, अगर ये ट्रायंगल को याद कर लेते हैं ना, तो बाकी फार्मूला ना उसी टाइम बंदा जहन से निकाल लेता है। मतलब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये एंगल मिली हुई हो, आपको ये ट्रायंगल जहन में रख लें, तो कोई भी चीज आपके सामने आ जाएगी ना, आप खुद भी उसको क्या कहते हैं मैनिपुलेट करके उस टाइम पे फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिलेशन ये है। तो इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। बेस में हमेशा रियल पावर, रिएक्टिव पावर इसमें होता है, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है इसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर। अच्छा, इसका जो अच्छा इसमें आपको प्रॉब्लम एक क्वेश्चन दिया था कि ये जो क्या कहते हैं कि दो सर्किट से एक सर्किट करंट ड्राज ए 10 एम्पियर at a voltage of 200 volt and peak voltage 0.8, find the active reactive apparent power। मतलब आपके पास दोनों जो पावर फैक्टर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि तीनों पावर मुझे बताओ कौन कौन से पावर, एक्टिव रिएक्टिव अपेरेंट पावर। ठीक, तो मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, ये क्विज में भी आप लोगों ने किया था। जी सर। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्या है कि पी अपेरेंट पावर किसके बराबर हो जाएगा, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। एक्टिव पावर किसके बराबर हो गया, वी इंटू वी आई इंटू कॉस थीटा। और रिएक्टिव पावर किसके बराबर है, जो आपके पास है वी आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन जो होता है वो रिएक्टिव पावर, कॉस जो होता है आपका एक्टिव पावर। अगेन जो मैंने इसको आप समझाया था कि जो आपके पास यहाँ पर ये तो पावर फैक्टर है ना, ये तो बता खुद ही बराबर है कॉस थीटा के। ठीक है, तो वो तो पूरा 0.8 हो गया था उस टाइम। ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। जी सर हो रहा है सर। ठीक है, तो वो तो बिजाद खुद उसके बराबर हो गया था। अभी यहाँ पर आपके पास ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस कॉस ये, क्योंकि इस पे स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, सो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके हम 0.8 करेंगे, कैलकुलेटर से आप निकालेंगे इस चीज को, तो आपको वो मिल जाएगा, ये कैलकुलेशन इससे मिल जाएगा थीटा। थीटा जब मिल गया तो आपके पास वोल्टेज भी है, करंट भी है, और साइन थीटा, फिर अगेन कैलकुलेटर में हम साइन थीटा निकालेंगे तो 0.6 मिलेगा, तो इससे आपको केवीआर मिल जाएगा। वीएआर मिलेगा, के फॉर किलो होता है, अगर किलो में रेंज होंगी तो हम इसको भी लिख सकते हैं। इवन हम 1200 को भी केवीआर में इस तरह लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1.2 केवीएआर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जी ओके, जी सर। the power से and does not useful work it merely flow into, ये जो हमने उस दिन डिस्क्राइब किया था कि ये जो रिएक्टिव पावर होता है ये इस चीज में कंज्यूम नहीं होता, ये सिस्टम में रोटेट हो रहा रहता है, और इसकी वजह से हमारे सिस्टम पे लोड ज्यादा पड़ता है। और क्योंकि ये वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होती है पावर, और जब आपके पास पावर कंज्यूम ना हो रहा हो तो एक सर्कुलेट हो रहा है सिस्टम में, तो वो आपको जो करंट की फ्लो की वजह से सिस्टम में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और वो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो हीट जनरेट करेगा, पावर लॉसेस वगैरह ज्यादा होंगे, और साथ साथ आपको सिस्टम की ओवरऑल कैपेसिटी को भी डाउन करता है। क्लियर। सर जैसे सर जी जी। सर जैसे ये जो सर एग्जाम्पल्स हैं सर, यानी कि इनके हमें पहले सर फॉर्मूलाज यानी कि हम याद कर लेना, जैसे कि ये न्यूमेरिकल थे, ये जैसे सर क्विज में जैसे इसी टाइप का था, लोड और डिमांड फैक्टर फाइंड करना था, तो सर इनके मतलब पहले फॉर्मूलाज याद कर लेना हाँ, बेसिक और उस फार्मूलाज प्रैक्टिस हैं, कर ये लेना। तो आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूलाज आप जी ध्यान सर। में रख लें। देखो, फार्मूला कोई ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस जी सर। बेसिक चीजें ध्यान में रखें। एक फार्मूला ध्यान में रखें तो तीन फार्मूला ऑटोमेटिक ध्यान में आते हैं। अगर फार्मूला आपको P इक्वल वी आई का पता है, तो I इन टर्म्स ऑफ P और V इन टर्म्स ऑफ P, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की गेम है, तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये कुछ जो लो पावर फैक्टर के नुकसान बताए थे तो उसमें हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास आ गया था कि
क्या कहते हैं, क्वेश्चन 2 था, 2 separate 3 phase deliver the same amount of power 10 वाट। इसमें क्या किया था कि आपके पास दो सिस्टम्स थे, दोनों सिस्टम्स का जो आपके पास पावर यहाँ पे ना ओवरऑल अमाउंट पावर सेम है, मगर दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग। ऐसा इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज को वाज़ेह समझाना की कोशिश ये की गई थी कि आप देखो कि अगर पावर फैक्टर चेंज होता है, मतलब जिसका इम्प्रूव्ड है उसको सेम पावर पे भी कम करंट रेटिंग है, तो हमें ये फायदा है ना कि आपके पास जब पावर रेटिंग, पावर भी सेम कंज्यूम हो रहा है, सिस्टम कर रहा है, मगर ड्यू टू सिर्फ ओनली आपके पास पावर फैक्टर, आपका करंट की रेटिंग जो है ना वो कम हो जाती है अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड है। ठीक, तो उसके बाद फिर हमने ये किया था कि अगर पावर फैक्टर लो हो इन एनी केस, तो हाउ टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये पहले बताया था कि पावर फैक्टर के फायदे क्या होते हैं इम्प्रूव के। सबसे पहला तो फायदा ये होगा कि जाहिर बात है आपके पास इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर और जनरेशन के सेंस में देखें कि मिसाल आप घर में चला रहे हैं ना, आप अपने घर में अगर मोटरें और इंडक्टिव लोड ज्यादा चलाएंगे ना, आपका जो एक्चुअल पावर जितना यूज कर रहे होंगे ना उससे भी कई गुना ज्यादा बिल आएगा। उसकी वजह क्या होगी, आपके घर में जो पावर एक तो कंज्यूम हो रहा है, मगर जो मीटर रीडिंग लेता है ना वो आपके करंट के ऊपर लेता है। तो आपके जो सिस्टम जो कंज्यूम पावर नहीं करता, मतलब जो रिएक्टिव पावर है वो भी तो मीटर की वायर से ही घूम के आएगा ना, वो आपका सिस्टम कंज्यूम नहीं करता, मगर क्योंकि सर्कुलेट हो रहा है सिस्टम तो मीटर से तो गुजरेगा, तो ओवरऑल वो भी आपके बिलिंग में आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, आपको जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जितनी कंज्यूम नहीं की, जितनी आपने समझोगे इस्तेमाल नहीं, आप इस्तेमाल में नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा आपको बिल देना पड़ जाएगा अगर इंडक्टिव लोड है तो आपके पास। अच्छा, यूजुअली हमारे पास इंडक्टिव लोड्स होते हैं, मगर हमारे पास जो घरों में लोड इंडक्टिव होते हैं उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मगर अगर किसी के घर में कुछ ज्यादा है तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है अपनी जगह, मगर इतना ज्यादा नहीं है। उसके बरक्स जो इंडस्ट्री में ना, इंडस्ट्रीज क्योंकि ज्यादातर मोटर्स और मशीनरी जो होती है उसमें इंडक्शन कॉइल वगैरह इनका काफी इस्तेमाल होता है फॉर डिफरेंट पर्पज, तो उसमें इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से पावर फैक्टर जो है ना उनका डाउन हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज की तरफ हमेशा एक चीज आप कभी भी किसी इंडस्ट्री में ना जाएं तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि जहाँ भी मशीनें मोटर वगैरह हो तो उनको पूछिएगा कि आपके पावर फैक्टर क्या है और किस तरह आप उनको इम्प्रूव करते हैं, तो आपको वहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के डिफरेंट चीज नजर आएंगे। मगर एक मोस्ट कॉमन मेथड जो है इसको इम्प्रूव करने का वो है कैपेसिटर बैंक। सुना हुआ होगा नाम। क्या किया जाता है कि कैपेसिटर बैंक लगाई दी जाती है आपके पास जी सर। उस पे पैरेलल में लोड की साइड पे, तो उससे आपका पावर फैक्टर काफी इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, वो क्यों होता है, क्योंकि कैपेसिटर एक हिसाब से देखा जाए तो इंडक्टर के इनवर्स से इन टर्म्स ऑफ फेजेस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटर जो है आप उसमें आपके पास करंट लीडिंग में और इंडक्टर में आपके पास करंट लेगिंग में, तो जब लेगिंग पावर फैक्टर होता है उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम लीडिंग वाला कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, तो वो एक दूसरे को माइनस कर देते हैं और वो एक चीज बैलेंस आउट जाती है। मगर उसकी भी एक वैल्यू है, मतलब ऐसे नहीं है कि आप पावर फैक्टर और जो आपके पास जो करंट लेग जो हो रहा है वो थोड़ा हो रहा है, आपने बहुत बड़ा कैपेसिटर लगा दिया जो उल्टा लेग की बजाय लीड हो जाएगा, अगेन पावर फैक्टर फिर भी गिरेगा, तो नुकसान फिर भी आपको वही होना होगा। तो आपको वो जो पावर फैक्टर का जो लगाने हैं कैपेसिटर बैंक या कैपेसिटर्स की वैल्यू, उसको भी किसी न किसी वैल्यू के तहत लगाना। अच्छा, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं फिर आपके पास। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमने करनी है इस फार्मूले से, इन फार्मूले से। क्या होता है, आपके में पहले निकालते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जो एक्चुअली पहले जो रिएक्टिव पावर था उसमें से माइनस करते हैं आपका जो, मतलब जितना इम्प्रूव करना है उस उतने वो माइनस हम करेंगे, तो हमें डिफरेंस पता जाएगा। उस डिफरेंस से हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो फार्मूला अप्लाई करेंगे विथ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेजेस, हमें जो उस रिएक्टिव पावर पे हमें कैपेसिटर की वैल्यू मिल जाएगी विद दिस फार्मूला। ये नजर आ रहा है, वो हाईलाइटेड आ रहा है जी फार्मूला। सर। मेरी बात समझ में आ गई पूरी या नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है? जी सर, आ रही है। अच्छा,
अच्छा, सिमिलरली जनरेशन साइड का भी कुछ ऐसे ही है कि जनरेशन साइड पे भी आपका अगर, क्योंकि अगेन हम कंज्यूमर की तरफ सिर्फ नहीं सोच रहे, ये पावर फैक्टर एक ऐसी चीज है जो कि दोनों साइडों पे एग्जिस्ट कर रही है। मतलब आपके कंज्यूमर साइड पे भी है, तो इवन आपका जो जनरेटर है वो भी कम्प्लीटली कॉइल बेस्ड है, जितने भी ज्यादातर जनरेटर्स हैं हमारे, ठीक है। वो क्योंकि एक कॉइल रोटेट होती है तभी तो वो जनरेशन होती है, तो उसमें भी एक रिएक्टिव पावर का होता है। तो उस चीज को भी जो कंपनसेट किया जाता है, अगेन वहां पर भी जो कंपनसेशन के लिए आपके पास जो कैपेसिटर्स या इस तरह के कोई ना कोई मेथड्स लगाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे और भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो उसका नुकसान ये उसको ये होगा कि अगर फॉर सपोज वो कंज्यूमेबल पावर जो जनरेट कर रहा है, वो क्या कहते हैं कि जो कंज्यूमेबल पावर जो जनरेट कर रहा है और पावर फैक्टर उसका कम होगा, तो उसके जो कंज्यूमेबल पावर कम जनरेट हो रही है उसके। इसका यूं मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। फॉर सपोज आपका पावर फैक्टर 1 पे 1000 यूनिट आप जनरेट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपको 1000 यूनिट्स का बिल मिलेगा ना, ठीक है। इसके बाद से आप पावर फैक्टर 0.6 पे चले गए जनरेशन में, तो ये जो जनरेट 1000 कर रहा होगा ना वो 700 या 600 के आसपास होगा। तो ये 300 पर यूनिट जो है आप जो जनरेशन साइड पे जो ऑटोमेटिकली डाउन हो गया है, तो ये इकोनॉमिकली आपको भी नुकसानदायक। मतलब आपका जनरेटर चल रहा है और उसका सिर्फ रिएक्टिव पावर कंज्यूम करने की वजह से जो एक्चुअल रिएक्टिव जो एक्टिव ट्रू पावर है उसको जनरेट नहीं कर रहा था, तो आपका एक ओवरऑल रेवेन्यू भी ड्रॉप हो रहा है। तो बिजनेस के सेंस में भी लॉस है, तो इंजीनियरिंग टर्म में भी लॉस है, सिस्टम को भी नुकसान है और उसमें भी नुकसान है। तो इन एनी केस पावर फैक्टर हमें जो है ना इम्प्रूव ही करना है, तो ये हमेशा जहन में रखें, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी सर। जी सर। ओके गुड। अच्छा, अब ये चीजें आ गई, अब इस पे देखते हैं ये आपके पास जो आ गया था। अच्छा, मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, 2-3 मेथड्स हैं, मगर अभी एक प्रॉब्लम को सिर्फ समझने की कोशिश करें, बल्कि ये प्रॉब्लम हमारा हो चुका है या नहीं हुआ। A 3-phase 5 किलोवाट इंडक्टर मोटर है, पावर फैक्टर ऑफ 0.75 लैगिंग। अच्छा, लैगिंग इसका मतलब है इंडक्टिव, हमें हमें पता है मोटर जो है ना इंडक्टिव लोड है, ठीक है। जी तो सर। इंडक्टिव लोड में हमेशा जो आपके पास पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग में होता है। सो उसकी इफिशियंसी मोटर की बिजा देखो तो इफिशियंसी अच्छी है 100%, ठीक है। A bank of capacitor is connected in delta across the supply terminal and power factor is raised to 0.95 lagging। अच्छा, पावर फैक्टर इंप्रूव करने का एक मेथड ये आपको बताया था कि कैपेसिटर बैंक्स जो हैं उसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, जिस तरह ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये एक इंडक्टिव लोड शो किया गया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। और जी सर। इसका समझो कि कुछ ना कुछ पावर फैक्टर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा लोड के साथ पैरेलल में आपके पास कैपेसिटर लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये इसका फेजर डायग्राम बना हुआ है, तो वो आपके पास इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। जी सर। तो आपने उसको कैपेसिटर पैरेलल में लगाया, उसका जो 0.7 से लैगिंग में था, अब वो 0.9 में आ गया। अगेन भी लैगिंग में ही है, मतलब अभी भी इंडक्टिव है, मगर 0.9 इज समहाउ एक्सेप्टेबल लेवल एंड आइडियल केसेस इज ऑलवेज 1, सो यू कैन नेवर बी एन आइडियल केसेस। सो ठीक है, तो उस चीज को आपने देखा, तो उसमें केवीए रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर हमें पता करनी है कि हर फेज की कितनी होगी। सो क्या है, पहले तो सारी चीजें लिख दी हमने। अच्छा, इसमें पावर फैक्टर क्या बता देखो, क्या चीज है, कॉस एंगल थीटा के बराबर है, तो पहला पावर फैक्टर आपके पास आ गया। जी सर। ठीक है, पहला पावर फैक्टर ये, दूसरा ये, इनके दोनों की हमने निकाली एंगल। एंगल निकालने के बाद हमने निकाला टेंजेंट। टेंजेंट क्यों निकाला, क्योंकि हमें कैपेसिटर की केवीआर रेटिंग का जो था फॉर्मूला ये था कि P tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। तो थीटा हमने निकाला यहाँ से, पावर फैक्टर से, पावर फैक्टर से हमें थीटा मिला और हमें उससे हमने टेंजेंट निकाला, टेंजेंट का हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अभी ये मिला। तो ये हमारे थे कैपेसिटर की 3 फेज है, क्योंकि इसको पर फेज करना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो इन ईच फेज कैपेसिटर जो आपके डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है कैपेसिटर, उनकी वैल्यू ये होनी चाहिए तीनों की, ठीक है।
ये बात क्लियर हुई? यस। अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब पावर करेक्शन के ही हम खेल रहे हैं। सर जी, सर वो जो क्वेश्चन था सर वो वैसे ही होगा जो सर मैंने आपको भेजा था? मैं अभी चेक करूंगा इंशाल्लाह, फिर आपको बता दूंगा। और इसको क्विज को डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह, मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, ठीक है, सही उसकी सर। टेंशन ना लें। जी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इस पे, थ्री फेज में हम चीज देख रहे हैं। थ्री फेज की आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, स्टार कनेक्शन एंड फेज कनेक्शन। अच्छा, ये अगेन ये जो है ना, जो एज ए कनेक्शन, जो स्टार और डेल्टा अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में या ईएनए में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ कर आए। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन इन रेजिस्टिव नेटवर्क्स पढ़ कर आए, यहाँ पे एज ए कॉइल्स के तौर पे आपको ये कनेक्टर शो किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार में उसमें क्या होता है, स्टार में आपके पास 4 टर्मिनल्स होते हैं और डेल्टा में 3 टर्मिनल्स होते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि स्टार में एक पॉइंट होती है, तीनों टर्मिनल्स की एक कॉमन होती है, जिसको न्यूट्रल कहा जाता है, कॉमन पॉइंट होती है। ठीक है, और बाकी एक एक टर्मिनल उसका अलग होता है। और फेज जो आपके पास डेल्टा में होता है कनेक्शन, उधर जो है आपके पास जो कनेक्शन होते हैं, उसमें आपके पास तीनों इस तरह कनेक्टेड है, एक सर्किल बना रहे होते हैं। एक अगर आप उसको नोट करें तो एक सर्किल, मतलब एक की एंड दूसरे की स्टार, एक की एंड दूसरे की एंड, सो है एंड लूप ये कनेक्टेड होते हैं। सो उसमें, और उसमें जो है आपके पास वोल्टेज और पर फेज तो प्रॉपर तरीके से हैं, वो लिखे हुए रिलेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास है वो है, देखें यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये एस पॉइंट, ठीक है, ये बी, ये आर और ये वाई। और इन तीनों के वोल्टेज है यहाँ पे शो किए, तीनों बराबर होते हैं, तीनों फेज। और ये जो है ना, ये तीनों वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट होते हैं। ठीक है, और पर फेज इसको हम बोलते हैं पीएच। अच्छा, अब इनके जो रिलेशंस कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो ध्यान में रखने हमें काम आएंगे बाद में। यस सर। अच्छा, साथ ही साथ आपके सामने ना इन तीनों का एक फेजर डायग्राम भी बने हुए हैं। अब फेजर डायग्राम में क्या है कि, ठीक है, अब फेजर डायग्राम में क्या है, आपके पास वोल्टेजेस आपके पास है, क्योंकि थ्री फेज में जो मेन चीज जो है वो ये है कि आपके पास जो तीनों फेजेस का डिफरेंस होता है ना, वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, आई बात समझे? सर ये समझ नहीं आया 120 का डिफरेंस जो बताया आपने। थ्री फेज है ना, तो जी इन सर। दोनों तीनों का जो आपस में फेज डिफरेंस होता है ना एक दूसरे से, वो होता है 120 का। तभी तो थ्री फेज कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल साइन वेव होती है 320 डिग्री की। तो थ्री फेज में एक फेज ये है, तो दूसरा फेज 120 के डिफरेंस से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह, तीसरा और 120 डिग्री के डिफरेंस से स्टार्ट होगा तीसरा। तो इस तरह थ्री फेज की वेव्स आपको हमेशा मिलेंगी। दूसरे लफ्जों में यूं कहें सही। कि अगर इसको लिखा जाएगा ना यहाँ पे, जो मिसाल तौर मैं लिखूं कास्ट, तो ये कुछ इस तरह होगा, मिसाल दो जीरो, पहला फेज मिसाल दो जीरो पे, दूसरा तो -120 पे आएगा, तीसरा -240 पे आएगा। तो इन दोनों का आपस सही। में जो एक दूसरे का जो रिलेशनशिप बनता है, वो कुछ इस तरह बनेगा, 120, ये और ये। ठीक है, इस तरह फेज बनता है। अच्छा, इसमें दो वोल्टेज है, एक आपका हो जाएगा लाइन वोल्टेजेस, दूसरे पर फेज। लाइन वोल्टेजेस कौन से? दी लाइन वोल्टेजेस आर मेयर्ड बिटवीन एनी पेयर ऑफ द लाइंस, लाइन कंडक्टर्स। मतलब क्या चीजें हैं ना, एक तो चीज हो गई आपके पास एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है,
तो कॉमन पॉइंट का एक हर हर फेज का अपने ही कॉमन पॉइंट से जो होगा वोल्टेज वो हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इन लाइनों का आपस में, मतलब ये एक लाइन है मिसाल बी, ये 3 फेज है और ये आखिर में मैं कर रहा हूँ एक ये न्यूट्रल है। तो एक तो हो गया इनका इस न्यूट्रल के साथ, इसका इस न्यूट्रल के साथ अलग, और इसका इस हो गया। दूसरा हो गया इन लाइनों का आपस में, इस लाइन का इसके साथ, इस लाइन का इसके साथ, या इन लाइनों का आपस में। तो वो हो गया लाइन वोल्टेज। और वो जो दूसरा है जो लाइन वोल्टेज आर मेजर्ड बिटवीन एनी पेयर ऑफ लाइंस कंडक्टर, ठीक है। whereas phase voltages are measured across any individual phase. Line voltages are 330 degree leading from the corresponding phase voltages. ठीक है। जी सर। तो ये सारा उस चीज को बताया हुआ, क्योंकि ये जो ना सिर्फ समझना लाजमी है, क्योंकि आप जो अभी जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे 3 फेज के, तो ये कनेक्शन जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी तो काफी हेल्प करेंगे हमें उस चीज को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अच्छा, जिस तरह वो कनेक्शन हैं स्टार, सिमिलरली डेल्टा के भी इस तरह कनेक्शन है और उनके भी आपस में रिलेशन है। तो इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे बस चीज एक नोट आपको नोट करनी है कि यहाँ पर देखो लाइन वोल्टेजेस आपके पास और फेज वोल्टेजेस का जो फेज एंगल डिफरेंस है कितना है, 30 डिग्री का, ये इसने बताया ना। जी सर। आ रही बात समझ में? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, तो इसमें डिफरेंस था, यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल सी है, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल है ही नहीं। आई बात समझ में? जी सर। जी सर। क्लियर है? ये कनेक्शन बात से हम हो गई या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर हो गई। ओके, गुड। सो इसमें कोई जब न्यूट्रल पॉइंट है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसमें तो बस लाइन वोल्टेज जो आपस में लाइन के वोल्टेज हैं वो ही है एक्चुअल में, और उसको हम परफेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये हो गए डेल्टा के कनेक्शन। तो इन दोनों के रिलेशन जो आपने देख लिए। अच्छा, अब जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो 3 फेज में होता है, हमने जो पिछले जो डायग्राम देखी थी वो थी हमारे पास सिंगल फेज, मतलब सिंगल फेज में एक इंडक्टिव लोड था, उसके साथ कैपेसिटर हमने लगा दिया, एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, या एक कैपेसिटर या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सो हमने पैरेलल में लगा दिया लोड के साथ। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, वो तो हो गया। अब यहाँ पे 3 फेज में भी इसी तरह लगाए जाते हैं। अब जो चीज नोट करने की है वो ये है कि आपके पास अगेन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डेल्टा में तो दोनों बराबर हैं, सो वो तो बात समझ में आ गई, ठीक है। सी डेल्टा मतलब एक आपके पास जो कैपेसिटर्स जो है वो भी 3 में आइदर कैन बी कनेक्टेड इन 3 फेज, आर means R can be connected in delta or in Y connection, that is star connection, ठीक है। सो कैपेसिटर्स को भी हम दो ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो डेल्टा फॉर्म में या उसको कैपेसिटर उसको स्टार फॉर्म में। सो इन दोनों केसेस में किस तरह कनेक्शन करने वो तो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे देख लें, ठीक है। जो आपके पास Y में जो आपने कैपेसिटेंस लगाते हैं, मतलब इसको यूं कहूं कि आपने इक्विवेलेंट पढ़ा है ना, इसका याद, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस हम पढ़ कर आए हैं। जो कैपेसिटर मतलब 3 कैपेसिटर्स हैं, आपको ले में कहा जाए इन तीनों कैपेसिटर्स को जो कनेक्ट करो, एक को स्टार में, और सेम वैल्यूज के उठाओ कैपेसिटर्स को, उनको कनेक्ट करो डेल्टा में, ठीक है। यस सर। और लैब में कहा जाए आपको किसी मीटर से इन तीनों की है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और सॉरी कैपेसिटेंस निकालो। इवन आप जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूजिंग द फार्मूला भी निकाल सकते हैं। हम लैब की बात करें तो आप उसको लैब में भी निकाल सकते हैं। तो उनका जो आप निकालेंगे ना, आप नोट करेंगे
कि जो इसकी इक्विवेलेंस आएगी ना, फॉर सपोज जो इस साइड की है y की, वो आएगी यहाँ पर, समझो कि मैं यूं करूँ 3, तो इसकी आएगी समझोगे 1। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस जी तरह सर। के 3 होंगे कनेक्शन, मल्टीप्लाई होंगे, तब जाके इस y के बराबर होंगे। तो ये चीज उसने बताई हुई है कि जो कैपेसिटेंस अगर आप y में कनेक्ट करोगे तो वो बराबर होती है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा के, मतलब इतनी कैपेसिटेंस बढ़ गई। यहाँ पे आप जो आपको कैपेसिटेंस डेल्टा में जो कनेक्ट कर रहे हैं वो 3 टाइम्स चाहिए होंगी, अगर वही सेम आप एक ही नेटवर्क उठाएं और y में कनेक्ट कर दें। तो hence the capacitance required per phase in star connection is equal to the 3 times the capacitance required per phase when the capacitors are connected in delta. Also, अच्छा ये तो हो गया कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर फेज के हिसाब से कि अगर डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो वो 3 टाइम्स कम होती है विद रिस्पेक्ट टू जो वाई में कनेक्टेड कैपेसिटेंस होती है उसके पर फेज जो कैपेसिटेंस के। ठीक है, अच्छा also the capacitor for the star connected bank have a working voltage equal to 1 upon under root 3 times that for the delta connected bank. For these reasons, capacitors are connected in delta in three-phase system for power factor improvement. अच्छा ठीक है, एक तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस का मसला जो कि डिस्कस किया हमने कि वो जो आपके पास स्टार कनेक्टेड कैपेसिटेंस है उसकी जो पर फेज जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है, मतलब आपको ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, एक तो ये फायदा। दूसरा जो उसका वोल्टेज है पर फेज का जो स्टार कनेक्टेड में, वो आपके पास 1/√3 टाइम्स है डेल्टा के। ठीक है, सो एक ये फायदा। तो इन दोनों की वजह से जो आपके पास 3 फेज में जो कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली ऑफ्टन आर कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्म फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। मेरी बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, और नीचे इसका बड़ा जबरदस्त एक विजुअल आपके पास दिया हुआ है, वो ये है कि जो वाई कनेक्टेड कैपेसिटेंस इज जस्ट लाइक वन डम्बल, और डेल्टा वाई डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटेंस इज जस्ट लाइक 3 डम्बल्स आर बोथ साइड आर इक्वल। मतलब यहाँ पे आपके पास जितने जो कैपेसिटेंस है वो एक ही चाहिए, और यहाँ पे वो इस तरह की 3 चाहिए, तब जाके तो इसका मतलब है आप 2 बचा सकते हैं अगर सिर्फ वाई में कनेक्ट करें। तो बंदा जाहिर बात है हमेशा इस ऑप्शन की तरफ जाएगा क्योंकि खर्चा भी कम होगा और ओवरऑल आपको फायदा ही इकोनॉमिकली और हर लिहाज से। क्लियर? जी सर। ओके गुड। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मिसाल तौर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वाई कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in delta form in three-phase system for power improver, describe the reasons। तो बता सकते हैं अब आप? सर कैसे समझा? भी आपके सर सामने कैसे? इतनी कहानी मैंने बताई अभी समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यस। अभी मैं आपको कहूँ कि आपसे क्वेश्चन हो कि वाई कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा, मतलब कैपेसिटर को डेल्टा में क्यों कनेक्ट किया जाता है इन थ्री फेज सिस्टम में फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट या पावर फैक्टर करेक्शन। मतलब पावर फैक्टर करेक्ट करने के लिए थ्री फेज सर ये सिस्टम में। इसलिए, जी सर, सर ये इसलिए करते हैं सर कि कैपेसिटेंस, सर कैपेसिटर के लिए इसकी कनेक्ट करते हैं हम, वाई कनेक्शन होता है सर डेल्टा से, इस वजह से थ्री फेज में कनेक्ट करते हैं। वाई से डेल्टा में मैं एक बात समझा कुछ भी नहीं। सर जैसे कैपेसिटेंस आपने बताया सर, इसमें मतलब डेल्टा में ना सर हम कैपेसिटर यानी कि कनेक्ट करते हैं जो है सर, और जो है सर वाई कनेक्शन में जो है हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटेंस को डेल्टा के लिए। जो है मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करें। सर हम जो है ना
उसको सर डेल्टा में ना सर कैपेसिटेंस को सर हम जो है वाई कनेक्शन होता है सर डेल्टा का, सर हम डेल्टा को जो है वाई कनेक्शन में डेल सर कनेक्ट करेंगे डेल कैपेसिटेंस से। एक मिनट, डेल्टा का वाई कनेक्शन होता है, ये मतलब क्या है? मैंने अभी डेल्टा का वाई कनेक्शन की कोई बात कही है कहीं? सर यानी कि वो आपस में जो है कनेक्ट होता है सर, इस वजह से डेल्टा सर वाई कनेक्शन से ही होता है। और सर इसका हम ये- जैसे भी कह सकते हैं सर, इसका जो है सर इसलिए भी हम कह सकते हैं सर स्टार कनेक्शन जो है ना सर, ये 3 टाइम बराबर होता है सर कैपेसिटेंस के एक फेज के मुकाबले में सर, इसलिए सर हम उसका जो कैपेसिटेंस जो है सर डेल्टा से कनेक्ट करते हैं सर। उसका सर जो मतलब वोल्टेज होता है वो सर 1 अच्छा, अपॉन एक बात अंडर रूट बताओ, 3 टाइम। एक बात बताओ, बात जी सर। समझ में नहीं आती या क्या इशू है? मतलब अभी डेल्टा को अलग समझाया है, वाई को अलग समझाया है, और अभी पता नहीं क्या बोल रहे थे, अब वाई में डेल्टा होता है। भाई वाई अलग कनेक्शन है, डेल्टा अलग कनेक्शन है, उन दोनों का भी अलग अलग फॉर्म हो गए और उन चीजों को वाई को ऐसे ही समझो, फिर भी आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। और जब मिक्स करेंगे, जब इसका मतलब है समझ एक चीज नहीं आई है, और जब यही समझ में नहीं आई तो फिर आगे प्रॉब्लम कैसे करेंगे? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो वाई जी होता है वो अलग एक कनेक्शन है। कनेक्शन का मतलब है कि आपको चीजों को आपस में जोड़ने का तरीका। डेल्टा अलग कनेक्शन टाइप है। मतलब आपके पास अगर 3 चीजें हों, कोई भी 3 चीजें हों, और मैं आपको कहूँ कि इसको कनेक्ट करके दिखाओ, तो एक तरीका ये हो कि आप क्या करेंगे, उन तीनों चीजों को एक वाई में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक ये हो गया। अब ये आपके पास समझो कि एक रेजिस्टेंस कह लें, या रेजिस्टेंस या कुछ भी छोड़ दो, घर की कोई चीज समझोगे आपके पास ना, 3 वो क्या कहते हैं कि मैं वॉचेस कह लेता हूँ, कोई भी वॉचेस हैं 3, ठीक है? अब समझने की कोशिश करो। तो एक तरीका ये होता है कि इनको कनेक्ट किया जाए कुछ इस तरह के, इन तीनों की एक साइड को मैं आपस में मिला दूं, तो ये तीनों को आपस में मिला के किया जाएगा तो ये एक साइड हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट। ठीक है, और ये यस सर। दूसरों की और बाकी तीनों वॉचेस की दूसरी साइड जो है वो अलग अलग हो जाएगी। तो इस तरह टोटल 4 टर्मिनल्स बनेंगे आपके पास। मतलब हाथ में 4 उसके क्या कहते हैं कि सामने ओपनिंग्स नजर आएंगी, या उनके टर्मिनल्स नजर आएंगे, या छोड़ क्या कहेंगे टर्मिनल्स को? मतलब जो आप 3 वॉचेस के पहले टोटल 6 टर्मिनल से, 1 2 3 4 5 6, इन तीनों की वॉचेस का एक एक साइड जो है ना आपस में आपने जोड़ दी, तो वो जोड़ के एक हिस्सा हो गया, और नीचे बाकी हर वॉच का एक साइड अलग अलग हो गई। तो इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन। अब आप पता नहीं क्या चीज मिक्स कर रहे हैं कि डेल्टा का वाई। थोड़ा सा ना फोकस करें, ठंडे दिमाग, समझ में नहीं आ रही पूछें, मगर इस तरह अगर सर करेंगे तो। दरअसल समझ तो सर आ जाता है, लेकिन वो सर मसला ये होता है सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं इस वजह से। नर्वस होने की क्या बात है? ना तो मैं आपको कुछ कह सकता हूँ, इतने एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं, और कोई इश्यू नहीं है। नहीं नहीं। सुकून से बैठ के करें। अभी इसमें नर्वस होंगे तो जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे, जब आप कहीं भी फील्ड में जॉब करने जाएंगे, तो उस टाइम फिर आप किस तरह की चीजों को देखेंगे जब आपको पता ही नहीं होगा? अब फॉर सपोज आप इंजीनियर के तौर पे किसी जगह पे गए हैं, और आपको ये कहा गया है कि इसका पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट करना है, और आप कैपेसिटर लगाएं, आप अपने सबऑर्डिनेटर या टेक्नीशियन को क्या कहेंगे? आपको जब पता ही नहीं, समझ बता ही नहीं पा रहे हैं कि भाई स्टार में कनेक्ट करना है डेल्टा में, तो वो क्या करेगा? मैं सपोज कर रहा हूँ, तो आप उसको कहेंगे स्टार में डेल्टा कर दो, डेल्टा में स्टार, इस तरह कहेंगे। तो इसमें नर्वस होने की तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है? जी तो सर। अब देखो, ये बेसिक चीजें हैं। मुझे अब क्या आपको कहूँ, जब नहीं समझ में आएंगी ना ये बेसिक कोर्स, आपका कोर है सब्जेक्ट ये, आप ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हैं, इसमें समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लिया करें। आई होप के चीजें क्लियर हो रही हूँ।
और दूसरा वो जी सर। वॉचेस को कनेक्ट करने का तरीका जो मैं बता रहा था, जिसको हम डेल्टा कह सकते थे, वो ये है कि मैं दो वॉचेस का आपस में यूं जोड़ दूं, ठीक है, और जो तीसरी वॉचेस है वो उन दोनों का जो साइड बची होगी ना उसके साथ यूं जोड़ दूं। ये नजर आ रहा है? जी सर। इसको हम कहेंगे डेल्टा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वॉचेस नहीं है, यहाँ पे इधर कैपेसिटर्स हैं, यहाँ हमारे पास कॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो हम उनको भी इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, या तो हम डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, या हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं आपके वाई में, ठीक है। तो उन दोनों में फिर जो, क्योंकि हमारे पास है जब ये कॉइल या कैपेसिटर या बाकी चीजें जो होती हैं, उसमें एक चीज होती है, हम इक्विवेलेंस वगैरह निकालें, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है। इक्विवेलेंस का मतलब ये हो गया कि मिसाल तौर आपके एक बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स, ठीक है। अब अंदर आपने तीन को एक बॉक्स में यूं कनेक्ट कर दिया है, कैपेसिटर्स हैं या इंडक्टर्स हैं या जो भी चीजें हैं, ठीक है, एक यूं कर दिया। अब उस बॉक्स के आपके सामने, अब समझो कि बाकी जो ओवरऑल आपको अंदर नहीं पता कि कैसे कनेक्टेड है, मगर आपने आउटसाइड पे उनकी रेजिस्टेंस देख ली, या रेजिस्टर तो रेजिस्टर, अगर कैपेसिटर तो कैपेसिटर, ओवरऑल मेयर की अपने मेयरिंग इक्विपमेंट है, तो उसकी जो ओवरऑल आपको मेयर आएंगे हम उसको कहेंगे वो इक्विवेलेंट है। मतलब अंदर तो बेशक पांच पांच मिसाल दो फेराड के फास्ट सपोज कैपेसिटर लगे हुए हैं, मगर आपको ओवरऑल जो इम्पैक्ट बाय नजर आ रहा है कैपेसिटेंस का सिस्टम पे, वो 2.5 फेराड का नजर आ रहा है। तो उसको आप कहेंगे ये ओवरऑल जो है ना इक्विवेलेंस है, मतलब उसके बराबर है, वो है नहीं मगर उसी के बराबर की आ रही है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट जो है ना, हम फिजिक्स में अगेन इस वजह से, तो इस सब्जेक्ट का जो आपके पास कोर है ना, वो क्या कहते हैं कि प्री रह के, इसलिए कि वो आपका क्लियर होगा, इसका मतलब है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इक्विवेलेंस वगैरह, तब जाके आप इसमें पहुंचे। ये प्री रेक होती इसलिए है कि आपको वो चीज क्लियर होगी, क्योंकि वही चीज इसमें यूटिलाइज होती है। आई होप कि ये चीज क्लियर जी हो गई होगी, ठीक है। तो ये जी वो सर। चीज यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, तो काफी टाइम हमारा इस पे लग गया, साथ साथ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो ये हो गया कैपेसिटेंस के थ्रू, जिसको आपको ना डिफरेंट बुक्स में एक नाम और स्टैटिक कैपेसिटर्स के नाम से भी मिलता है। मतलब कैपेसिटर्स जो होते हैं वो स्टैटिक, उनकी कोई डायनामिक तो ये नहीं है, जो एक फिक्स वैल्यू के, जो भी कैपेसिटर है एक फिक्स वैल्यू के, तो उसको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या करेक्शन का भी नाम है, यूजिंग दी, आपने क्या कहा, यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर। अच्छा, दूसरा एक तरीका है, वो है पावर फैक्टर करेक्शन यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर्स, ठीक है। अब ये कंडेंसर्स क्या है, मैं आपको पहले तस्वीरों में दिखाऊंगा। इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, मोटर की तरह आपको फिजिकली नजर आएंगे, जो कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करते हैं। अब क्यों करते हैं, वो अब आपके सामने लिखा हुआ। अब किस तरह है कि ए सिंक्रोनस मोटर हैज टेक्स ए लीडिंग करंट व्हेन ओवर एक्साइटेड एंड देयरफॉर बिहेव्स एज ए कैपेसिटर। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि अब मशीन डिजाइनिंग का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो मशीन डिजाइनिंग में सिंक्रोनस मोटर, इंडक्टर मोटर, ये सारे मोटर्स वगैरह पढ़ते हैं। तो उस मोटर्स में एक होता है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके जो रोटेटिंग फील्ड और जो आउटसाइड बाकी जो स्टेटर होता है, इनका आपस में सिंक्रोनिकली मूव कर रहे होते हैं, तो जैसे इसका नाम सिंक्रोनस होता है। अच्छा, ये डेप्थ में तो आप उधर ही जाके पढ़ेंगे मशीन डिजाइनिंग के या इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर्स में, वहां पे तो पूरी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मगर आप फिल वक्त के लिए समझें कि जो कैपेसिटर, सॉरी, एक सिंक्रोनस मोटर है, कोई भी एक मोटर है, जब जो लीडिंग करंट से ओवर एक्साइटेड होता है, टेक्स से लीडिंग करंट व्हेन ओवर एक्साइटेड, मतलब जब उसको लीडिंग करंट लेता है ओवर एक्साइटेड जब होता है, सो एंड तो वो जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वो जस्ट लाइक बिहेव एज ए कैपेसिटर। आई बात समझ में? अगेन वहां पर हम डायरेक्ट कैपेसिटर लगा रहे थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं, मगर सिंक्रोनस मोटर जब जो लीडिंग करंट लेता है जब ओवर एक्साइटेड किया जाता है, ठीक है, तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक कैपेसिटर। और वो जो
होता है ना, कंडेंसर बिहेव करता है कैपेसिटर की तरह, तो क्योंकि कैपेसिटर लीडिंग करंट में होता है, उसमें जो करंट होता है वो लीडिंग होता है। मतलब जहां पर हम उसको यूं कह लें कि उसके जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो पहले करंट है, फिर आपके पास वोल्टेज मूव होता है। अगर एट सिंगल टाइम पे आप उसका निकालें इनिशियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने, तो उस वजह से उसका बिहेवियर होता है जस्ट लाइक कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर की वजह से वो लीडिंग करंट होता है। लीडिंग करंट जब भी लेगिंग करंट के साथ मिलता है तो वो आपका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ना उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जो लीडिंग और लेगिंग। मतलब इसका मतलब यूं समझ लें कि अगर मिसाल लो एक चीज -10 हो और दूसरी चीज +5 हो, तो ओवरऑल अगर दोनों को सम किया जाएगा तो फिर -5 होगा ना। मतलब -10 से फिर भी -5 इम्प्रूव्ड है ना, ऐसे ही है ना। जी सर। तो यहाँ पर भी -5। कुछ ऐसे ही चक्कर है कि आपका जो इंडक्टिव लोड की वजह से लीडिंग लेगिंग था करंट, और कैपेसिटर का होता है लीडिंग। अब उन दोनों का मिला के जो लीडिंग पहले लेगिंग बहुत ज्यादा करंट था, अब वो थोड़ा सा कम हो जाता है लेगिंग। तो वो लेगिंग का कम होने की डिफरेंस कम होने की वजह से आपका ओवरऑल पावर फैक्टर जो है ना इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। So a overexcited synchronous motor running on no load is known as synchronous condenser। ठीक है। जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है, अगेन वही सिंक्रोनस मोटर ही है, जब नो लोड में रनिंग हो रहा हो, उससे कोई भी लोड ना हो, तो वो बिहेव जस्ट लाइक ए कैपेसिटर एंड दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है। व्हेन सच ए मशीन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सप्लाई, इट टेक्स लीडिंग करंट व्हिच partially neutralize the partly neutralize the lagging reactive component of the load and thus the power factor improve। ठीक है। तो एक ये तरीका है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का। अच्छा, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने के लिए सिंक्रोनस मोटर की कुछ चीजें दिखाने। अच्छा, ये यहाँ पे ना वही सिंक्रोनस मोटर या इस तरह की डिफरेंट डायग्राम्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह की चीजें कनेक्ट की जाती हैं जस्ट टू इम्प्रूव दी, जो क्या कहते हैं कि पावर फैक्टर। ठीक है। यस सर। तो ये भी अगेन इंडस्ट्री साइड वगैरह। अच्छा, हर किसी के फिर अपने फायदे और नुकसान आते हैं। ऐसे नहीं है कि हर चीज को, सवाल तो जहन में आना चाहिए था कि भाई जब कैपेसिटर है तो फिर कंडेंसर्स की क्या जरूरत है, जब कंडेंसर है तो कैपेसिटर की क्या जरूरत है, अगर है तो कौन सा में क्या बेनिफिट है। तो इधर केसेस हर कोई, हर चीज जो है ना बिल्कुल फिजूल भी नहीं है और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं है, ये ध्यान में रखें। अगर एक चीज में कोई एक फायदा है तो उसमें कुछ और नुकसान है। नुकसान नहीं कह सकते, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है एज एन इंजीनियर के तौर पे आपको डिसाइड करना होता है कि किस कंडीशंस क्या हैं और आपको कौन सा चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर चीजें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जहाँ पे इधर वही चीज बताई हुई है, 3 फेज में ना डेल्टा में कनेक्ट किया गया है, 3 फेज को वाई में भी कैपेसिटर। अच्छा, अब स्टैटिक कैपेसिटर का फायदा क्या है, ये 3-4 फायदे आपके सामने लिखे हुए हैं। दे हैव लो लॉसेस, दे रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एंड देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट्स। मतलब कैपेसिटर जो कनेक्ट करते हैं फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है हमारे पास। मतलब कैपेसिटर एक तो सिंपल स्टैटिक पार्ट है ना, उसके कोई मूविंग पार्ट तो नहीं है उसमें। एक तो ये बड़ा उसका फायदा है। अच्छा, जब आप लैब में जाएंगे ना हमारी बीडीयू की लैब में, तो उधर भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की लैब्स हैं। तो उधर भी जो हमारे पास सिस्टम हैं उसमें स्टैटिक कैपेसिटर्स ही लगे हुए हैं। एक बैक एंड पे हम कैपेसिटर्स को ही कनेक्ट करके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, एक तो मूविंग पार्ट नहीं है। दे कैन इजीली बी इंस्टॉल एज दे आर लाइट एंड देयर इज नो फाउंडेशन। मतलब आराम से आप उनको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको क्या कहते हैं कि फिजिकली लगाना या इजी है बनस्पत दूसरों के। दे कैन वर्क अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अच्छा, तो ये हाँ, जो नॉर्मल कंडीशन या ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है उसमें आराम से काम कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अब फॉर सपोज आप जो है ना पावर फैक्टर जो इम्प्रूव कर रहे हैं,
वो किस जगह पे, तो वहाँ के वेदर के इम्पैक्ट भी होते हैं। अब फॉर सपोज यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ की वेदर जो है ना वो बड़ी क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं कोल्ड होती है, या फ्रीजिंग टेम्परेचर तक डाउन हो जाती है। अच्छा, अब फॉर सपोज के बरक्स चले जाओ आप अरबियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द ईयर जो टाइम है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि जब आप अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें इक्विपमेंट जो लगाए जाएंगे, क्या उधर की जो वेदर कंडीशन, नॉर्मल वेदर कंडीशन है, क्या उसमें भी उनकी वो कंडीशन जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देते हैं या नहीं, या कम से कम रन होते हैं या नहीं होते। अब आपको पता चले कि आपका जो इक्विपमेंट तो बड़ा अच्छा था, मगर वो काम करता है अंडर द कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 से फार सपोज जैसे ही 30 या 35 होता है टेम्परेचर आउटसाइड का, तो उसकी जो एक्चुअल जिस पॉइंट में जो करंट उसको देना था या जो भी करंट सप्लाई करना था, उस पॉइंट से वो हट जाता है या उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो इक्विपमेंट आपका नहीं चल पाएगा पाकिस्तान जैसे कंट्री में या यूरोप में। ठीक है, तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज बताएगी, तो जो नॉर्मली जो होते हैं कैपेसिटर वगैरह, ये हर कंडीशन में वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी चल सकते हैं। अच्छा, अब नुकसान क्या है? दे हैव शॉर्ट सेल्फ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 years। ठीक है, मतलब उनकी जो उम्र है, उम्र कह लें या यूं कह लें कि जो सर्विस पीरियड है जो ऑन एवरेज वो 8 to 10 ईयर है, जो कि छोटी है। उम्र इतनी बड़ी नहीं है। मतलब आपके पास अब एक इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, आपने इतने खर्चा करके सिस्टम लगाया है, तो वो 8 से 10 साल के अंदर अंदर उसका लाइफ जो सर्विस लाइफ है, जो ऑप्टिमल पॉइंट है, वो खत्म हो जाएगी। दे आर इजीली डैमेज इफ द वोल्टेज एक्सीड द रेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो अब जो इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है, तो वो ये कि इजीली डैमेज हो जाता है अगर एक जो टेम्परेचर है आपका, वो सॉरी टेम्परेचर नहीं, वोल्टेज थोड़ा भी उसके रेटेड वोल्टेज से एक्सीड करता है, तो वो डैमेज हो जाता है, आराम से डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, जी वंस इफ अच्छा दूसरा इसका जो नुकसान जो है वो ये कि वंस कैपेसिटर्स आर डैमेज, देयर रिपेयर इज अनइकोनॉमिकल। मतलब वो आप रिपेयर नहीं करवा सकते। वो इतना इकोनॉमिकल नहीं है कि आप कैपेसिटर को, वो यही है कि एक कैपेसिटर जल गया, खत्म, डैमेज हो गया, तो वो निकाल के दूसरे ही लगाने पड़ेंगे या पैनल लगाना पड़ेगा। तो जो रिपेयर तो हम उनको कर ही नहीं सकते, तो एक समझो कि जैसे डैमेज हो गया तो खत्म हो गया। तो ये उनके कुछ नुकसान हैं। अच्छा, जो सिंक्रोनस कंडक्टर की हम जो बात कर रहे थे, अगेन उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। तो उसको जो कुछ देखते हैं। एडवांटेज में क्या है? बाय वेरिंग फील्ड एक्साइटेशन, the magnitude of the current drawn by the motor can be changed by any amount. This helps in achieving stabilized control of power factor। मतलब ये है कि जो, क्योंकि सिंक्रोनस कंडक्टर क्या चीज थी, सिंक्रोनस कंडक्टर हमने पढ़ा है कि एक मोटर है रनिंग ऑन नो लाइन नो लोड वन टेकिंग एन लीडिंग वोल्टेज जो एक्साइटिंग ओवर एक्साइटेड। तो इसमें मोटर में दो चीजें होती है ना आपके पास, एक रोटेटर, दूसरा फील्ड जो होती है उसकी फील्ड एक्साइटेशन फील्ड होती है। अब उसकी जो वेरी करके आप पावर फैक्टर को आराम से या क्या कहते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, इसका फायदा है। The motor windings have high thermal stability to short circuit currents। ये बात समझ में आई? जो मोटर है, इस जो मोटर वाइंडिंग है, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना टू शॉर्ट सर्किट्स की, वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर। थोड़े शॉर्ट हो 10, मगर ये जो थर्मल वगैरह कैपेसिटी और जो हीटिंग वगैरह होता है उसमें इसकी बनस्पत जो स्टेबिलिटी वो ज्यादा है। The faults can be removed easily। उसमें फॉल्ट वगैरह इजीली रिमूव किया जाता है। अच्छा, इसमें नुकसान क्या है? अगेन दे आर कंसीडरेबल लॉसेस इन मोटर, मोटर के अपने लॉसेस हैं। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि मोटर है, मोटर के दूसरी चीजें भी। इट प्रोड्यूसेस नॉइस, इसमें आवाज भी होती है, कैपेसिटर में आवाज नहीं होती। अच्छा, except in sizes above 500 kV the cost is greater than that of the static capacitor of the same rating। मतलब 500 रेटिंग के अलावा, मतलब 500 kV के
को छोड़ के उससे नीचे वाले कैपेसिटर्स पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को हम कंपेयर करें तो 500 केवीए से कैपेसिटर्स जो है ना आपको सस्ते पड़ेंगे एज कंपेयर टू कंडेंसर के। आई बात समझ में? मतलब आपके पास जो पावर फैक्टर करेक्शन का जो है ना वोल्टेज लेवल भी एक लेवल पे तो नहीं होता ना। जनरेशन साइड में चले जाओ तो वो वहाँ पे वोल्टेज लेवल अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3-4 लेवल्स हैं, 11 3 6 66 33 फिर 400 फिर 220। तो हर लेवल पे जो आपके पास इक्विपमेंट की जो वो भी उसी लेवल का चाहिए होगा। अगर 500 अब वो केवीए ट्रांसमिशन लाइन में आप पावर फैक्टर इंप्रूव करवा रहे हैं फॉर सपोज, यहाँ पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं, या कोई मशीन ही आपके पास हाई वो उस पे चल रही है या कोई ऐसा सिस्टम है, तो वहां पर आपके पास जो 500 केवीए के ऊपर में इसकी प्राइस शायद कम पड़ती है, मगर उससे नीचे में कैपेसिटर ही सस्ते पड़ते हैं। अच्छा ये तो हो गई ये। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि सिंक्रोनस मोटर जो है उसको जो खुद कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग टास्क नहीं होता। ठीक है, तो देयरफॉर ना ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। मतलब उस मोटर को स्टार्ट करवाने के लिए ही आपको एक दूसरा कोई ना कोई अगेन इक्विपमेंट लगाना पड़ता है सिर्फ उस मोटर या उस सिंक्रोनस कंडेंसर को स्टार्ट करवाने के लिए। इस हवाले से ना वो बड़ा फेमस डायलॉग है, थ्री इडियट्स मूवी का, याद होगा आपको, याद है कि उसमें वो से पूछता है कि कौन सा? थ्री इडियट मूवी में एक मजाया सीन होता है, से बोलता है कि सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट कैसे होती है, याद है? ये सर याद है, याद है। मतलब क्या ये क्यों, मतलब ये क्यों पूछा, क्योंकि श्री सिंह जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, ये इस बिजाते खुद इसका मतलब इनिशियल इतना टार्क नहीं होता। हाँ वंस ये स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसको ना ये अपना मोमेंटम गेन कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले दफा में ना इसको स्टार्ट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर पूरा अलग मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, जिसको डेल्टा और स्टार कनेक्शन और सो ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर। सो मेन चीज समझने की ये थी कि मतलब आपके पास सिंक्रोनस मोटर जो एज ए कंडेंसर के तौर पे आप यूज करें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो आपको वहां पे एडिशनल इक्विपमेंट भी देना पड़ता है टू जस्ट स्टार्ट दैट कंडेंसर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, फेज एडवांसर्स। अगेन हम बैक टू द बेसिक्स जाएं तो पावर फैक्टर है क्या चीज? पावर फैक्टर इज द कोसाइन एंगल ऑफ द डिफरेंस इन फेज एंड इन फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट। मतलब वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसमें आपका उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। मतलब उसके दरमियान जो वोल्टेज एंगल का वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसकी कोसाइन एंगल को हम कह रहे हैं पावर फैक्टर। तो दूसरा एक तरीका है कि आप ऐसे इक्विपमेंट्स लगाएं जो फेज को ही, क्योंकि फेज शिफ्टिंग तो होती है ना आगे पीछे करना, तो हम ऐसे सिस्टम लगाते हैं जो फेज को ही शिफ्ट करवा के सिंक्रोनाइज करते हैं। तो उनको फेज एडवांसर्स के जनरली नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो कि आप कर सकते हैं। अगेन हाँ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। और अच्छा पहला सवाल है इसमें एग्जांपल 6.1 का कि जी मुबशिर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। पहला सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, पहले समझो। एन अल्टरनेटिव सप्लाइंग ए लोड ऑफ 3 किलोवाट। अल्टरनेटिव को यूं समझे कि आपने अपने घर में एक जनरेटर लगाया हुआ है। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब जनरेटर समझ लें, जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कितनी यूज कर प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे देख के बताएं। मुबशिर मुबशिर सर 300।
ठीक है, सर जी जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? आप लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं? सर मोबाइल पर आ रही है सर मतलब। ठीक है, अच्छा ठीक है। सो 300, अच्छा पावर फैक्टर उस जनरेटर का कितना शो हो रहा है यहाँ पर? सर 0.6। कौन सा है? सर लीड लैगिंग है। लैगिंग है, ठीक है। अच्छा जी सर। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि समझो कि ये जो आपके पास अल्टरनेटर है, ये 300 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.6, ठीक है। अब ये कहता है कि इफ द पावर फैक्टर इज रेज टू यूनिटी, मतलब अगर उसका पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके किसी तरीके से 1 तक लेके आए, और 1 इज द आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर किलोवाट्स कैन अल्टरनेटर सप्लाई फॉर द सेम केवीए लोडिंग? सवाल समझ में आया या नहीं? अच्छा, ये मजे की बात बताऊं, जी ये मैंने टेस्ट दी हुई हैं, और ये क्वेश्चन तकरीबन इस तरह का सेम आता है एमसीक्यूज में। अच्छा। मतलब आप इलेक्ट्रिकल के टेस्ट देने जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली पावर फैक्टर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अच्छा सर। ठीक है, और अगर ये भी हो पॉसिबल है कि इंटरव्यू में जाएं और आपको कहे कि मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे? तो ये मैं बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। सर आगे इंटरव्यूज वगैरह में सर मतलब वो रिटर्न टेस्ट लेते हैं सर, या सर जैसे फेस टू पेज फेस फेस टू फेस इंटरव्यू होते होता हैं, है? पेज में आपको दे देंगे ये कंडीशन है, मुझे सॉल्व करके, तो क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा, अब देखें क्या होता है। आते हैं सवाल, टोटल 3-4 लाइनों का है। अब सवाल है क्या? सवाल पहले समझ में आ गया क्या है? जी सर। अच्छा, सवाल समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कि आपके पास 300 किलोवाट जनरेट कर रहा है 0.6 पे, अगर यूनिटी पे बढ़ जाए तो ज्यादा पावर कितना जनरेट करेगा, मतलब इम्प्रूवमेंट कितनी आएगी? तो पहले तो ये देखना है इट्स सेम केवीए लोडिंग, मतलब आपके पास जो केवीए लोड लगा हुआ है, ऐसे ही समझो कि आपने घर में ना लगाया हुआ जनरेटर, ये समझो कि जिसके 0.6 पे वो जनरेट करके दे रहा है, आपके घर का तो लोड चेंज नहीं हुआ, मगर आपने उस जनरेटर का जो ना पावर फैक्टर जो है 0.6 से यूनिटी कर दिया है किसी भी तरीके से। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वो आपने लोड के थ्रू उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया केवी रेटिंग। तो पहले तो हम निकालेंगे, ये तो है रियल पावर, किलोवाट का मतलब है यूनिट से हमें पता चल रहा है ये एक रियल पावर है। तो पहले हम निकालेंगे इसका रिएक्टिव पावर, वो ओवर अपेरेंट पावर, केवीए रेटिंग। तो केवीए के क्या करेंगे, केवीए का फार्मूला हम पढ़ कर आए हैं, वो है ये कि आपके पास जो P इज इक्वल टू, या इवन जो आपने, मैं टेबल्स इससे समझाता हूँ, ये याद है आपको? के डब्ल्यू जो पावर ट्रायंगल था, ये आपके पास आ गया VAR, एक मिनट, ये के डब्ल्यू, ये के वी ए, और ये के वी ए आर, ये रिएक्टिव पावर, ये अपेरेंट पावर, और ये ट्रू पावर, ये अपेरेंट पावर। तो इसमें कास थीटा को, कास थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपन सर बेस हेपाटिनिस, अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। बेस क्या है इसमें? के डब्ल्यू इज इक्वल सर टू, के डब्ल्यू हेपाटिन्यूज क्या है यहाँ केवी पे? केवी है, केवी। केवी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, कास थीटा इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपन केवी है। केवी। और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? केवी चाहिए ना, जी सर। पावर फैक्टर भी इसने मुझे दिया हुआ है। केवी। तो पहले मैं देखूंगा
ये वही काम किया हुआ है, यहाँ पे के डब्ल्यू दिया हुआ है, केवीए को यहाँ डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ वाला टर्म यहाँ पे लेके आ गए। पावर फैक्टर है 0.6 और पावर फैक्टर बराबर होता है cos थीटा के, वो डायरेक्ट पुट किया तो हमें मिल गया केवीए मिल गया 500। तो पहले 300 किलोवाट वो जनरेट कर रहा है और 500 केवीए का आपका लोड है ओवरऑल, ठीक है। अब इसी सेम केवीए लोड पे आप कर रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर, तो इसने ये यहाँ पे चीज लिख दी कि किलोवाट 8.6 पॉइंट पावर फैक्टर इज इक्वल टू 300 किलोवाट। अब किलोवाट एट 500 जो आपके पास 1 पॉइंट फैक्टर, वो किसके बराबर होगा? अगेन किलोवाट का फार्मूला, इसी को फार्मूले को दोबारा रिफ्रेश करो, के डब्ल्यू किसके बराबर होगा इसमें? के डब्ल्यू किसके बराबर होगा बताएं? मुबशिर, सर वैल्यू। मतलब वैल्यू किसके बराबर? ये इसमें मुझे के डब्ल्यू निकालना हो तो किसके बराबर होगा? सर के डब्ल्यू तो सर वो बेस था, आपने बताया था। वो तो ट्रायंगल में अभी फार्मूला ये है, अब मुझे सिर्फ के डब्ल्यू करना है, एक साइड पे के डब्ल्यू, बाकी चीजें दूसरी साइड पे कर देनी है, अच्छा तो किसके बराबर होगा? सर के वी है सर के डब्ल्यू जो है बराबर हो जाएगा के वी अपॉन डिवाइड में चला जाएगा सर, के वी ऐसे सर। बस सर वो शिफ्ट हो जाएगा सर, के डब्ल्यू के वी की जगह आ जाएगा। के डब्ल्यू हो जाएगा बराबर cos के थीटा, वी अपॉन कॉस थीटा। ये cos थीटा इधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई केवीए के साथ हो जाएगा। मुझे के डब्ल्यू चाहिए ना, सिर्फ मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ के डब्ल्यू चाहिए। तो जब के डब्ल्यू के बाकी सारी चीजें मैं दूसरी तरफ कर दूंगा इक्वल के, तो ये के वी ऑलरेडी था और ये थीटा जो cos थीटा डिवाइड पे था उसको मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई में कर दिया। ये फॉर्मूला हो गया। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे केवीए क्योंकि सेम ही है तो केवीए तो 500 आ गया, इसका भी 500, और यहाँ पे cos थीटा इम्प्रूव करके कितना आया था? पावर फैक्टर इम्प्रूव करके कितना बताया था उसने? सर पावर फैक्टर टू को बताया था उसने। पावर फैक्टर सर 300। यहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूव करके कितना आया था? सर यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मीन्स सर यूनिटी तो सर मतलब इत्तेहाद सर, उर्दू मीनिंग सर इत्तेहाद ही होगी, जैसे सर एक साथ इत्तेहाद। जनाब यूनिटी मीन्स यहाँ पे वन, मतलब वन की बात कर रहे हैं, वो यूनिटी में सोशल सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ न्यूमेरिकल सेंस में। सो यहाँ पे 0.6 अच्छा से हम यहाँ पर यूनिटी की तरह इम्प्रूव हो रहा है, तो मतलब वन हो रहा है, तो वन का जी मतलब सर है, वन। तो किलोवाट जो अब हमारा वन पे आया वो 500 किलोवाट आया है। तो पहले जी 300 सर। था, अब 500 आया, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमें 200 किलोवाट मतलब ज्यादा जनरेट होते हैं सिर्फ पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से, 0.6 से लेके 1 तक लेके जाने में। जी सर। ये सवाल समझ में पूरा आ गया? अभी भी कंफ्यूजन है? सर आ गया सर। अच्छा सर गुड। जैसे कि सर जैसे कि इस सर इसमें भी पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सकता है सर, जैसे कि सर सुनने में आता है कि सर मतलब लोड शेडिंग सर, जैसे मतलब लाइट ज्यादा जाती है लोड शेडिंग में, तो सर वो बिजली का जो सर बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सर ज्यादा आता है यूनिट्स गिरने की वजह से।
यूनिट गिरने की वजह से लाइट ही नहीं होती तो फिर यूनिट कहाँ से गिरेंगे? जैसे मतलब सुना है सर, जैसे कि बिल ज्यादा आता है, लोग कहते हैं कि अगर लाइट ज्यादा जाती है ना, तो सर सुना है कि बिल जो है, बिल भी ज्यादा आता है उसमें। तो सर उसमें भी पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं वो आप किसी और सेंस में पूछ रहे होंगे, या वो उसका मतलब ये होगा कि एक चीज पहले स्टार्ट होती है तो पहले शुरू शुरू में थोड़ा करंट ज्यादा, कुछ चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग होने में टाइम ज्यादा करंट खींचती हैं, तो ज्यादा बार बार बंद या खोलने से उसमें जो है ना, आपकी जारी बात है, ज्यादा करंट कंज्यूम होगा तो यूनिट ज्यादा गिरेंगे। मगर उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। होता है जिस तरह घर में मोटर वगैरह चलती है, तो अगर लाइट वगैरह किसी में वो तो ओवरऑल, वहाँ शहरों में तो नहीं होता, मगर क्योंकि देहातों वगैरह में ना एक ही नोड पे बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं, तो एक मोटर चलती है तो पूरी लाइट झटका खाती है, क्योंकि इनिशियली करंट मोटर जो है ना बहुत ज्यादा वो खींच रहा होता है। जब वो अपने स्टेबल कंडीशन में आता है, रोटेटिंग फुल कंडीशन में, तो उस टाइम वो फिर करंट जो नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो इस तरीके से उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है कि बार बार चीज में लाइट जा रही है आ रही है। अदरवाइज नॉर्मल सेंस में तो यही है कि आपके पास बिजली ही नहीं होगी तो भाई यूनिट कंज्यूम ही कहाँ होगा पावर। यस सर। ठीक है, तो इस चीज को फिर देखना पड़ेगा कि आप किस सेंस में क्वेश्चन करें। जो मुझे समझ में आया वो यही है कि अनफ का जो कुछ चीजें स्टार्ट लेने में कंज्यूम ज्यादा करती हैं चीजें, तो उस वजह से शायद वो बोल रहे होंगे। बाकी जी सर, स्टार्ट में। ठीक है। जी सर। अच्छा, सेकंड सवाल है, a single phase motor connected to 400 volt 50 hertz and supply takes 31.7 ampere at a power factor of 0.7 lagging. Calculate the capacitance required in parallel with the motor to raise the unity factor 2.9 lagging. सवाल क्या है, थोड़ा मुझे समझाएं आप, आपको समझ में आया या नहीं आया? सर सिंगल फेज मोटर कनेक्टेड टू 400 वोल्ट। सर एक सिंगल फेज मोटर है जो सर कनेक्ट है, आप जो है 400 वोल्ट है सर, 400 वोल्ट से कनेक्ट है आपस में। और सर 50 हर्ट्ज सप्लाई है सर, टेक्स 31.7 एम्पियर, जो कि सर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लैगिंग। तो सर पावर फैक्टर है उसका सर 0.7 लैगिंग में। सर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड इन पैरेलल विद द मोटर टू रेज द पावर फैक्टर टू 0.9 लैगिंग। सर क्या हमें कैलकुलेट करना है सर, कैपेसिटेंस जो करनी है निकालनी है जो सर पैरेलल में, जो मोटर की पैरेलल में सर, जो सर रेस करता है पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग में। क्या करनी है, दोबारा रिपीट करें, मैं क्लियर समझानी है। सर सर हमें कैपेसिटेंस सर कैलकुलेट करनी है सर, जो है कि रिक्वायर है सर पैरेलल मोटर में, और सर जो रेस करता है पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग है सर। तो मतलब क्या हुआ इसका, आपको क्या समझ में आया? एक आप अपना बताएं, अभी इसको रीडिंग छोड़ें, आपको समझ समझ में जाया वो मुझे बताएं। ये तो ठीक है, रीड मैंने भी किया था, आपने भी कर दिया है। अब आपको क्या समझ में आया कि पूछना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली सवाल में? सर मुझे यही समझ आया कि सर ये जो है डायग्राम इन्होंने दी है सर, इन्होंने जो है एक्टिव कंपोनेंट सर हमें जो है निकालना है सर, आई एम यानी कि उसका फॉर्मूला सर इन्होंने गिवन दिया हुआ है, एक्टिव कंपोनेंट आई एम और सर आई का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है सर। मैं एक्टिव कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी कह रहा सर। हूँ कि सवाल में एक होता है ना, सवाल है, एक बंदे ने सवाल पूछा, तो आपको क्या समझ में आया कि इस सवाल में पूछ क्या रहा है एक्चुअली? सर ये एक्टिव यही कंपोनेंट पूछा वगैरह सर, तो, हाँ हाँ बताएं बताएं। सर यही पूछा है कि सर कैलकुलेट हमें करनी है कैपेसिटेंस जो सर पैरेलल में हमें रिक्वायर्ड है मोटर की, और सर जो है जो कि सर रेस करता है पावर फैक्टर में 0.9 लैगिंग में सर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस, चलो ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है। अब कुछ समझ में आई या अभी भी कंफ्यूजन है आपको? अब ये बताओ कौन से सर मोटर की पहले पावर फैक्टर कितना उस मोटर का था?
सर 0.7 लगी। ठीक है, सही है। यही अब सवाल है सिंपल, एक मोटर, वही है कि मोटर जो है वो 400 वोल्ट पे चलती है 50 हर्ट्ज के, जो कि स्टार्टिंग में 31.7 एम्पियर करंट लेती है, जो कि 0.7 लेगिंग पे उसका पावर फैक्टर है। अब पावर फैक्टर इंप्रूव करने के मेथड्स में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज का पावर फैक्टर इंप्रूव करना हो तो उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटेंस लगानी चाहिए। ठीक है, अब इसने ये हमें बता दिया कि मुझे जो पावर 7 है 0.7 है मोटर की जो पावर फैक्टर, अब उसको इम्प्रूव करके 0.9 तक करना है। पर मुझे बताओ कि कैपेसिटेंस कितनी पैरेलल में लगानी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे जिस तरह इंडस्ट्री में आप हो, आपने पावर फैक्टर जो पहले मालूम किया मोटर का, पता चला आपको कि ये 0.7 है, और आपको जो मालिक या जो आपका बॉस है कोई भी है, आपको कहता है कि भाई इसको पावर फैक्टर इसके इम्प्रूव करो 0.9 तक लेके आओ इसको। तो फिर आपको ये पता है, आप ये सोचेंगे भाई मैं इस मोटर के पैरेलल में कैपेसिटेंस लगाऊं तो कितनी लगाऊं। सवाल ये होता है ना कि लगाऊं तो जी कितनी सर। लगाऊं। पावर, ये तो पता है कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए पैरेलल कैपेसिटेंस लगाऊं, मगर कितनी लगाऊं। तो अब ये सवाल उस चीज को कर रहा है जो पिछले में डिस्क्राइब थ्योरी में हमने किया था ना, कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटेंस लगाते, तो मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस का भी किस तरह होगा कि कितनी लगेगी। तो उसके कितनी मतलब हाउ मच जो है ना, वो अब इस प्रॉब्लम में उसको हम समझेंगे किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले तो उसने एक ना जनरल डायग्राम दिए सिर्फ समझाने के लिए, तो ताकि आइडिया क्लियर हो जाए कि एक मोटर है ये जो कि करंट पिक कर रही है उसको 31.7 एम्पियर, जो कि उसने लिखा है आई एम, मतलब मोटर का करंट जो है वो 0.7 है, मतलब कंज्यूम कर रही है। और वोल्टेज जो है वो 450 हर्ट्ज है। उसके साथ क्योंकि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए आपकी जो कैपेसिटेंस लगती है वो पैरेलल में लगती है, तो वो वहां पे कैपेसिटेंस लगा दी। और जब कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका भी कोई ना कोई करंट होगा, तो उसको उसने नाम दे दिया आईसी। और ओवरऑल जो करंट है ना वो है, उसको उसने नाम दिया हुआ आई। ठीक है, अब ये हो गया उसका जो क्या कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। अब उसको ना फेजर डायग्राम भी उसका उसने निकाला है। फेजर डायग्राम कुछ इस तरह आएंगे, ये जो वोल्टेज का लाइन आ गई, ठीक है वोल्टेज आ गया। अब इनिशियली मोटर का फॉर सपोज फेज जो है, अभी क्योंकि वो निकालेगा मगर मैं यहाँ पे कर रहे हैं, जो फेज जो है मोटर का जिसको 5 एम से शो किया गया वो ये है। ठीक है, मोटर का करंट ये, तो मोटर के वोल्टेज और करंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 5 एम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इन आइडियल जी केस कैपेसिटर का जो करंट होता है वो हमेशा 90 एंगल पे होता है। जो रियल मतलब जो आइडियल केस में कैपेसिटेंस का जो आपके पास करंट होता है वो होता है 90 एंगल पे, तो वो और लीडिंग में, तो वो आईसी करंट ये आ गया। अच्छा, जब हम ये करंट है आपके इस एंगल पे लेगिंग में, ये वाला लेगिंग में है और ये लीडिंग में है, तो इन दोनों का कंबाइनली जो आप निकालेंगे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा कोई ये इस तरीके से यहाँ पे, जिसको यहाँ जो होगा ओवरऑल करंट आई के बराबर, जो आई एक्चुअली समझो कि इम्प्रूव्ड होगा, जिसका फेज डिफरेंस कम होगा। तो ये ओवरऑल पूरे उसने यहाँ पे सिनेरियो डेवलप कर दिया, क्योंकि कैपेसिटर के जो लीडिंग है ये हमेशा वोल्टेज से लीड करता है करंट बाय 90 एंगल। और ये मैंने बिल्कुल पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं जो पिछले वीक में किया था कि कैपेसिटर लीडिंग और लैगिंग, उसमें हमने ये चीजें देख ली थी कि 90 डिग्री होता है और लीड और लेग का। अच्छा, ये ओवरऑल हो गया उसका फेजर डायग्राम, उसमें पूरा समझा दिया है, मतलब डिस्क्राइब कर दिया, जो कि समझने में इजी हो गया। ठीक है, यस सर। ओके गुड। तो अब थोड़ा सा इस चीज को अब क्या कहते हैं कि खेलते हैं इसके साथ। खेलते किस तरह है कि भाई पावर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, वो जो करंट के एक कॉस कंपोनेंट, एक वो जिसको एक्टिव कंपोनेंट हम कहते हैं, जो दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट जो कॉस साइन से आता है। तो पहले करंट कैसे निकाला, एक्टिव कंपोनेंट।
तो एक्टिव कंपोनेंट निकालने के लिए क्या किया, आई एम एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम इज इक्वल टू आई एम मल्टीप्लाई बाय कास एम। कास एम क्या मतलब, क्या है मतलब पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर मल्टीप्लाई 0.7 कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा ये इसका एक्टिव कंपोनेंट है आई एम का। सिमिलरली इसका भी एक्टिव कंपोनेंट होगा, अभी पता नहीं है मगर हो सकता है। तो फार्मूला उसके लिए भी यही होगा, आई इज इक्वल टू आई कास थीटा, ऐसे ही होगा ना, जी ठीक है। तो अभी जो, क्योंकि इसमें cos थीटा यहाँ पर जो लगाएंगे ना, मतलब इम्प्रूव होने के बाद जो हमें उसने कहा है ना वो होगा। तो क्योंकि ये जो ओवरऑल करंट है क्या कौन सा है, कैपेसिटर और दोनों का कंबाइनली इम्प्रूव्ड है। तो इम्प्रूव होने के बाद जो आपके पास कास्ट फैक्टर जो उसने रिक्वायर्ड का है वो है 0.9, तो इस वजह से आई इंटू 0.9 यहाँ पे लिखा। तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0.9 इंटू आई आ गया, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए इन 6.9 डायग्राम, ठीक है। ओ ए और ये जो है इसमें से रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब क्योंकि ये जो है कॉस कंपोनेंट, और कॉस कंपोनेंट हमेशा कहाँ पे होता है, किसी भी ट्रायंगल में कॉस कंपोनेंट जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बेस में होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका समझो कि जो इधर है ये कंपोनेंट, इस वजह से यहाँ पे उसने बताया हुआ है, ठीक है। तो आई, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं वो हैं इसमें। अच्छा अब ये देखते हैं कि जब आपके पास 0.9 पावर फैक्टर हो और ओवरऑल जो आपके पास क्या कहते हैं कि ये जो फैक्टर है आई एम को 0.9 से डिवाइड करो तो आई की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 24.65। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट दोनों एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। या आई बात समझ में या अभी भी कंफ्यूजन है? सर थोड़ी कंफ्यूजन है सर। हाँ बताएं कौन सी। सर ये आई एम का सर जो आपने बताया था ना कि सर ये थोड़ा सा सर समझ नहीं आया। आई एम में मतलब जो आई एम है वो एक्चुअली में मोटर का करंट है 31.7, ठीक है। जी तो 31.7 जो है उसको 7 cos के साथ मल्टीप्लाई जो पहले पावर फैक्टर जो मोटर का है उसके साथ, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। फिर नीचे इम्प्रूव कॉस फैक्टर के साथ जो है वो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। सही सर। ओके अच्छा अब दोनों के एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, ठीक। उस वजह से जो 22.19 है उसको भी सी के साथ डिवाइड कर दिया, मतलब ये हो गया कि एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई और एम को बराबर करके यहाँ पे आई की वैल्यू उसने निकाल दी है। तो आई इज इक्वल टू आई cos थीटा उसने किया हुआ था ना, तो एक्टिव कंपोनेंट दोनों के बराबर कर दिए हैं। और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई की आई है उस 24.75 एम्पियर आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब रिएक्टिव कंपोनेंट पहले तो निकाले एक्टिव कंपोनेंट, जिस तरह ना एक वेक्टर के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक अगर ये यहाँ पे हो तो एक उसका कॉस कंपोनेंट निकल रहा है, दूसरा साइन कंपोनेंट। सिमिलरली समझो कि इसमें भी आपने पहले साइन कंपोनेंट निकाला, दूसरे का कॉस निकाला, तो कॉस कॉस। कंपोनेंट दोनों के निकाल दिए। अब हम साइन कंपोनेंट दोनों के निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन कंपोनेंट के लिए क्या किया, आई एम इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी अगेन वही मेथड करेंगे। आप क्या करेंगे, cos थीटा जो है cos थीटा इज इक्वल टू है 0.7, तो यहां से निकालेंगे पहले थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है 0.7 करेंगे। तो ये आपके पास हो गया, इससे आपको मिल जाएगी एंगल। जब एंगल मिल गई तो उसके बाद आपको साइन थीटा मालूम करने में देर नहीं लगेगी। मिसाल लो एंगल 30 आई है तो साइन 30 जो है ना वो समाव कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई 1/2 या 0.7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जी आपने सर। वैल्यू
इस तरह पुट करेंगे 31.7 और जो उसके बाद आपने एंगल के साथ मालूम करेंगे कुछ इस तरह वैल्यू आपके पास आएगी। तो अगेन भी इसकी भी वैल्यू कुछ सिमिलरली ऐसे ही आएगी। दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा है आपका, आई इज इक्वल टू आई साइन थीटा। अगेन उसको भी क्या करेंगे हम, साइन की वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका जो है वो ये है कि वन तो था कि आप एंगल निकाले, दूसरा आपको पाता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, याद है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, यस सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर ये कॉस का साइन स्क्वायर का था, सॉरी साइन स्क्वायर जो से आंसर कर गया। आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है मैं बताता हूँ कि ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, सो इससे इसका जी मतलब सर, ये वन हुआ, वन बोले थे। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो साइन है ना उसको आप यूं भी कर सकते हैं, साइन इज इक्वल टू ये जो कॉस है इधर लेके जाओ माइनस में आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये इस यहाँ पे स्क्वायर इसको खत्म करने के लिए साइड स्क्वायर रूट दे देते हैं। तो एक तरीका ये भी है। तो ये जो पहले वाले में उसने डायरेक्ट एंगल निकाल के मालूम किया, यहाँ पे फिर जो 0.9 लेके आना है उसको इस फार्मूले के तहत निकाला है। और आई की वैल्यू हमने पहले ही ये 24 पॉइंट निकाली हुई है वो, और ये साइन को निकाला है उस फार्मूले के तहत 1 माइनस कास स्क्वायर, और कास स्क्वायर कास बजाते खुद जो हमें दिया गया यहाँ पे वो है बराबर 0.9 के, उन्होंने कहा कि लेके आना है, मतलब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.9 के बराबर करना। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की और रिएक्टिव कंपोनेंट इसका भी निकाला। तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ मोटर भी मिल गया, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई जो ओवरऑल करंट का है वो भी हमें मिल गया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सर ये तो कैसे सर? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर करंट है रिएक्टिव कंपोनेंट 22, ओवरऑल कंपोनेंट है 10, ये ओवरऑल है बाय KCL। इसका मतलब हुआ जो रिमेनिंग करंट है वो तो इसका होगा ना कैपेसिटर का। ये अगर 10 है और इसका रिएक्टिव कंपोनेंट है 22 और इसका रिएक्टिव कंपोनेंट है 10, तो बाकी रिएक्टिव कंपोनेंट रिमेनिंग जो होगा वो इसका होगा ना, करंट जी सर। उसका कैपेसिटर का। तो इसने कैपेसिटर। बिल्कुल वही किया हुआ है कि जो रिमेनिंग कंपोनेंट है 22 माइनस 10, जो रिमेनिंग बचा ये हो गया कैपेसिटर का। मतलब कैपेसिटर का हमें करंट हमें मालूम हो गया। जब करंट मालूम हो गया तो फिर वो फार्मूला है ना रिएक्टेंस का, कैपेसिटर की रिएक्टेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई अपान FCA या 1 अपान ओमेगा C होता है। तो कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगी आपकी, ऐसे ही है ना कुछ, XC is equal to 1 यस upon सर। omega C. So omega is the frequency, C is equal to 1 upon omega XC. So C क्या होती है, एक्चुअल में ये होता है आपके पास क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, सर ओहम। V is equal to IR। ठीक है, तो यस रेजिस्टेंस सर। बराबर हो जाएगी V ओवर I। तो इसके साथ मतलब ये फार्मूला पुट किए। वैसे भी अगर ये तो मैं मतलब निकाल रहा हूँ फार्मूला, अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो कैपेसिटर फार्मूला निकालने का यही है कि करंट जो बराबर होता है वो ओवर V ओवर C, जिस तरह मैंने आपको कहा कि V इज इक्वल टू IR किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ। तो ये I ओम इसमें से सर। अगर निकालेंगे तो ये बराबर होता है V ओवर R। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के दो के पे होगा XC।
तो ये बिल्कुल वही चीज हुई हुई है, ये वो हो गया। ठीक है, एक्स सी को यहाँ पे फार्मूला उसने पुट कर दिया 1/2 पाई एफ सी रिएक्टेंस होता है, तो ये आपको मिल गया करंट की वैल्यू। यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपेसिटर्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो इससे हमें ये पता चला कि कैपेसिटर जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 94.3 माइक्रोफेराड फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर फ्रॉम 0.7 to 0.9 ऑफ ए मोटर। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हो जाएगा, आई गेस मुश्किल नहीं है अगर समझ में आ गया है तो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज याद भी होती है, समझने में भी आसानी होती है, खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। बाकी चीजें मुश्किल नहीं है और काफी डिटेल में समझा। जी जुबेर, जुबेर सिर्फ थोड़ी देर के जी लिए सर। आए और चले गए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गई सर। कंफर्म? यस सर। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि बात आपको समझ में आ गई है। तो अगर समझ में आ गई है तो फिर इस सवाल को कर लेंगे आप लोग खुद, या इसको करवाऊं मैं? ठीक है, एक मोटर है, यस सर। मतलब सिंगल फेज जनरेटर है, एसी जनरेटर, जो कि सप्लाई करता है लाइटनिंग लोड को। एक लाइटनिंग लोड है, मतलब एक लाइटनिंग लोड है आपका 20 किलोवाट का, जिसका पावर फैक्टर हमेशा लाइटनिंग लोड जो रेजिस्टिव लोड होता है, लाइटनिंग लोड लोड इसका होता है हमेशा पॉइंट सॉरी यूनिट में, यूनिटी होता है। दूसरा इंडक्टिव लोड को वो सप्लाई कर रहा है, जो कि इसका आपके पास क्या कहते हैं कि जो पावर फैक्टर लैगिंग में होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड है। दूसरा सिंक्रोनस मोटर है, जो कि जिसको पावर फैक्टर जो होता है ना लीडिंग में है 0.9। अब कैलकुलेट द टोटल किलोवाट केवीए डिलीवर्ड बाय द जनरेटर एंड द पावर फैक्टर एट व्हिच इट वर्क्स। अब तीनों का किलोवाट और केवीए की जो ना वो निकालनी है, पावर कैलकुलेट करनी है, और उनके जो ना पावर फैक्टर भी निकालना है कि किस पे वो पावर फैक्टर पे काम कर रहा है एसी जनरेटर का। सो इसमें अगेन वही फार्मूला के वी इज इक्वल टू के डब्ल्यू पॉइंट कास थीटा। कास थीटा तीनों का अलग अलग है। इंडक्टिव लोड का आपके पास 0.707 है, और रिएक्टिव सॉरी कैपेसिटिव लोड का 0.9 दिया है उसने, और रेजिस्टिव का तो हमेशा 1 ही होता है। तो तीनों का केवीए निकाली है। फिर केवीए के बाद आपके पास क्या कहते हैं कि केवीआर निकाला है। रिएक्टिव पावर तीनों का निकाला है। रिएक्टिव पावर इसका जीरो है, इसका जीरो इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस में रिएक्टिव पावर होता ही नहीं है। और इन दोनों का निकाला, इन दोनों का निकाला है। एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने की वो ये है कि इंडक्टिव लैगिंग है तो उसको माइनस में, ये कैपेसिटिव लीडिंग में उसको प्लस में। ये दोनों के केवीआर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो इस एक को प्लस में दूसरे को माइनस में किया है, तो उससे आपके पास दोनों का वो आ गया। टोटल केवीए जो निकलेगा वो तीनों का सम करना है, केवीआर तीनों का अगेंस्ट सम करना है, माइनस प्लस होके आपके पास रिएक्टिव ये आ जाएगा। फार्मूला पुट किए, टोटल केवीए मिल गया, पावर फैक्टर आपके पास का फार्मूला है टोटल के डब्ल्यू अपॉन टोटल केवीए, तो आपके पास ये चीज आ गई। ये मैं सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है आपको खुद इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मगर मैंने सिर्फ रिव्यू किया है। मगर फार्मूला इसमें जो मेन फार्मूला है वो यही है, पहले आपको केवीए निकालना है, फिर केवीआर निकालना है। ठीक है, दोनों तीनों का वो चीज निकल गई। उसके बाद फिर क्या करना है, जो टोटल किलोवाट उनको सम करना है, टोटल केवीआर को भी सम करना है। जब सम किया है तो उसके बाद फिर सिर्फ जो ओवरऑल टोटल केवीए निकालने का फॉर्मूला ये है, और फिर पावर फैक्टर का फॉर्मूला ये। तो ये हो गया। और मतलब अब मोटर जो आपके चल रहा है वो 0.914 पे जो जनरेटर है चल रहा है, लेगिंग में चल रहा है, क्योंकि अभी भी इंडक्टिव लोड उसमें ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी जुबेर, आप तो महान हैं, आते ही नहीं है।
ठीक है, तो अभी आज तक के लिए जो बाकी एग्जाम्पल हैं 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 और 6.12, ये जितने भी है ना, मतलब एंड तक, ये सारे आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। और इसमें जिसको भी जो प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दे कि मैं फिर उसको आपको रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पर ही। तो इसके साथ ही, सही। अच्छा, ये सिंक्रोनस मोटर था, यहाँ पे है ना आपके पास पावर फैक्टर करेक्शन की ना चीज, वही स्टैटिक वी आर कंपनसेटर, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, फेज सीक्वेंसर, स्विच कैपेसिटर, ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करते हैं। मतलब ओवरऑल सबका काम यही होगा कि जो लैगिंग में है उसको लीडिंग करना। अगर लीडिंग में पावर फैक्टर है तो उसको लैग करने के लिए फिर हमारे पास इंडक्टिव चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक है मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर कौन सा होगा। इफ ए कंज्यूमर improves the power factor, there is a reduction in his maximum kVA demand and hence there will be annual saving over the maximum demand charges। मतलब वही कि अगर जो उसने ओवरऑल आपके पास केवीए की मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो रिड्यूस कर देते हैं, तो उससे आपको पावर फैक्टर ओवरऑल कॉस्ट बच जाती है। ये जो मैं कल से कहा, however when power factor is improved it involves capital investment and the power factor correction equipment। मतलब जो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए भी तो कोई ना कोई इक्विपमेंट लगाने का भी वो भी तो एक खर्चा है ना। सपोज करें, आपको कह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना यहाँ पे आप इक्विपमेंट लगाओ, आपका ना बिजली का बिल कम आएगा। चलो बात तो सुनने में अच्छी लगती है, फिर सवाल पैदा ये होता है कि भाई मेरा बिजली का बिल कितना कम होगा और मेरा जो इक्विपमेंट लगाऊंगा उसका कितना खर्चा होगा। पता चले आपने इक्विपमेंट जो लगाया है वो 1000 रुपए का था और ओवरऑल आपका जो कम हुआ है टोटल खर्चा, वो बिजली का बिल कम हुआ है फॉर सपोज वो 500 रुपए का। तो फिर ये तो सेंस नहीं बन रहा ना कि आप 500 रुपए बचाने के चक्कर में 1000 का खर्च कर रहे हैं। बात सेंस आ रही है नहीं, बात समझ में आ रही है मेरी। जी सर। ठीक है, तो इस वजह से ना इसका भी फार्मूला है इकोनॉमिकल पावर फैक्टर का, वो क्या है, therefore the net annual saving will be is equal to annual saving in maximum demand charges minus annual expenditures incurred on power factor correction equipment। तो उसका फार्मूला है वो क्या है कि जो इकोनॉमिकल पावर फैक्टर है वो बराबर होता है 1 माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। वाई क्या है आपका एक्सपेंडिचर्स ऑन फेज एडवांसिंग इक्विपमेंट, मतलब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का जो भी इक्विपमेंट यूज करें उसका जो खर्चा है पर ईयर, जितना भी आपका खर्चा है पर ईयर, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड चार्जेस पर ईयर, कि आपकी पर ईयर कितनी डिमांड होती है जो चार्जेस की। मतलब जो मैक्सिमम डिमांड आप केवीए पे जो दे रहे हैं पर ईयर वो कितनी है, उन दोनों का डिवाइड करके रेशियो निकाल के स्क्वायर करेंगे और 1 से माइनस करके अंडर रूट लेंगे तो हमें जो इकोनॉमिकल एक पावर फैक्टर मिल जाएगा। और हर किसी का वो अलग अलग होगा क्योंकि हर किसी की जो केवीए की डिमांड है अलग होगी क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक इकोनॉमिकल पावर फैक्टर का जो आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब फॉर सपोज ए फैक्ट्री which has maximum demand of 1 kilo or 175 kilowatt at a power factor of 0.75 lagging is charged at 72 per kVA per annum. If the expenditures on the phase advancing equipment is 12 rupees per kVAr per annum, find the most economical factor at which the factory should operate। सवाल क्या है, वही कि मैक्सिमम डिमांड जो है ना एक फैक्ट्री की वो 175 किलोवाट उसकी जो है रियल पावर की डिमांड है मैक्सिमम। एट पावर फैक्टर जो है उसका है वो 0.75 लेगिंग में। तो उसकी जो चार्ज लिया जाता है केवीए की चार्जिंग जो ली जाती है वो ली जाती है 72 रुपीज पर केवीए पर एनम, मतलब पूरे साल का। if the expenditures on phase advancing equipment,
मतलब फेस बेहतर करने के इम्प्रूवमेंट के लिए जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसका जो खर्चा है वो उनको पर केवीआर मतलब पर केवीआर पर ईयर जो पड़ता है वो 12 रुपए। तो इकोनॉमिकल पावर फैक्टर क्या होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही कि पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्री कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 0.75 लेगी, x इज इक्वल टू मतलब x किस चीज का खर्चा है, आपके पास जो चार्जेस दी जा रही है मैक्सिमम डिमांड की केवीए पर, वो हो गई। y आपके पास है केवीआर पे जो चार्जेस दी जा रही है वो, उसको फॉर्मूले में पुट करें आपके पास ये आ गया। मतलब जो इकोनॉमिकली उनको तब पड़ेगा जब ये जो इंडस्ट्री या जो भी आपका है वो 0.986 पे लेगिंग पे ऑपरेट करेगी तो वो इकोनॉमिकल उनको पड़ेगा पावर फैक्टर। आ गई बात समझ में? जी सर। सिंपल यस सर नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। फिर मुझे ये क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने वो दिए हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस करके मुझे बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मैं आज असाइनमेंट भी आप लोगों को दे दूंगा और उस असाइनमेंट को सॉल्व कर दीजिएगा सैटरडे तक। और फिर इंशाल्लाह इसमें जिसको भी जो कंफ्यूजन हो, अब ये मैं एक आपको बस बता दूं, ये प्रॉब्लम्स जो है ना ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स की तकरीबन जो फार्मूलाज जो यूज हो रहे हैं समहाउ एक ही नेचर के हैं, फार्मूलाज कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब वैल्यूज चेंज होती रहती हैं उसमें, सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। तो ये जो फार्मूला प्रॉब्लम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स भी, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू या जॉब्स के हवाले से भी, और अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट में इनका रोल है काफी। तो जरूर इनको प्रैक्टिस करें, आपको अब लर्निंग भी होगी और एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। अगर चीज समझ में आ जाती है तो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। ठीक है, जी तो अभी जी तक कोई सर। क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, नहीं तो फिर आपको छुट्टी है आज की। सर इस ये जो क्या क्या हो बताएं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये इसका ही इससे पूछना था क्या सर ये यूनिवर्सिटी उसका पूछना था सर, ये एग्जाम जैसे सर समर के होंगे सर जैसे, तो सर वो एग्जाम के बाद सर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी यानी फॉल स्टार्ट हो जाएगा? अभी पॉलिसी आई नहीं है मगर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा, मतलब थोड़े दिनों में ही फिर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। समर के 15 से 18 से स्टार्ट होंगे, एक वीक पेपर चलेंगे, जैसे एक दो दिन में रिजल्ट अनाउंस होगी तो फिर इंशाल्लाह आपका वो सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। सही से। और ठीक है, सर ये एग्जाम में फार्मूला शीट गिवन होगी सर? फार्मूलाज नहीं दूंगा मैं फार्मूलाज नहीं दिए जाएंगे, आपको फार्मूले याद करने होंगे। सही से। हो सकता है कुछ बेसिक दे दूं मगर जो एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, जो बेसिक मोटे मोटे होंगे तो अगर देखूंगा जरूरत है तो दे दूंगा वो भी, मगर ये जो एग्जैक्ट मतलब एक एक प्रॉब्लम के नहीं होंगे, आपको वो थोड़ा सा खुद जहन में रखने होंगे। बाकी जो बेसिक होंगे वो सारे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सही से। ठीक है फिर, सही से। तो इंशाल्लाह अच्छा एक दफा रिवाइंड दोबारा करवा दूं, पेपर 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में होगा। मेक श्योर आपकी तैयारी अभी से ही अच्छी रखें क्योंकि पेपर यूनिवर्सिटी का में 80 मार्क्स का है, तो उसमें आपके साथ उस दिन अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल पेपर भी बुरा हो जाएगा। वैसे पहले मिड और फाइनल होते थे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफ़िज़।